तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो अपने बीस्ट मूड में आते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, इवन कि मैं अपने बीस्ट मूड में भी उसके मूवमेंट्स को नहीं देख पाया। योरू कहते हैं मुझे पता है कि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन असल मसला ये नहीं, अभी अभी उसने जो स्किल इस्तेमाल किया इतनी ज्यादा स्पीड कि मैं अपने बीस्ट मूड में भी उसको फॉलो नहीं कर पाया। वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और इस वक्त जितनी उसके पास पावर और स्पीड है मुझे लगता है कि वो हम दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। योरू बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ दिन पहले तक तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? क्या इसकी डबल वेकनिंग ज्यादा अर्सा पहले हुई थी? लेकिन साथ ही वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि इसको डबल वेकनिंग मिली है। जिन्हू एक ऐसा हंटर है जो कि ग्रो कर सकता है, जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। सेम टाइम पर यही ब्रेकिंग न्यूज वाशिंगटन में भी चलाई जा रही होती है, जहाँ पर हॉस्पिटल में बैठा हुआ डांसू भी ये न्यूज देख रहा होता है। डांसू जिन्हू को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये तो अभी तक जिंदा है, इसकी मौत तो मेरे हाथों से ही लिखी है। नेक्स्ट सीन में जिन्हू ऑक्शन सेंटर पर जाता है, जहाँ पर वो अपने रेड ऑर्ब को बेचने के लिए जाता है। ऑक्शन के मैनेजर उस रेड ऑर्ब को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मैं सालों से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा आर्टिफैक्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो उसे चेक करने के बाद कहते हैं ये तो वाकई में मैजिकल पावर को 100% तक डबल कर सकता है। मैनेजर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमारे पास पहले जितने भी ऑर्ब्स हैं या आर्टिफैक्ट्स हैं, उनकी लिमिट यहाँ तक है कि वो 50% तक पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये तो पावर को 100% तक डबल कर सकता है। अगर चोई जोंगिन को इसके बारे में पता चल जाए, क्योंकि वो एक फायर टाइप मेज है, वो तो यहाँ पर पैसों के बैग लेकर भागता हुआ आ जाएगा। मैनेजर जिन्हू से कहते हैं तुम्हें ये कहाँ से मिला? जिन्हू ने कहता है कि मुझे ये डंजन में मिला। मैनेजर कहते हैं हाँ, इस तरह के आर्टिफैक्ट्स हमेशा डंजन के अंदर से ही मिलते हैं। मैनेजर जिन्हू से कहते हैं क्या तुम इसे यहाँ पर रख कर ऑक्शन में बेचना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे, तुम्हें एक अच्छी खासी प्राइस मिल सकती है। जिन्हू कहता है मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। जिन्हू कहता है मुझे जल्दी से जल्दी जीमन कासिल को क्लियर करना है ताकि मैं अपनी मॉम के लिए मेडिसिन बना सकूं, लेकिन वहाँ की हीट से बचने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट चाहिए होंगे। जिन्हू मैनेजर से कहता है क्या आपके पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं या ऐसे बॉडी आर्मर्स हैं जो कि मुझे फायर से बचा सके? मैनेजर जिन्हू की बात सुनकर हैरान हो जाता है। जिन्हू उनसे कहता है क्या इस तरह के इक्विपमेंट्स मिलना मुश्किल है? मैनेजर से कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, मेरे साथ आओ। जिन्हू कहता है मुझे ऑनलाइन तो कुछ भी नहीं मिला। मैनेजर जिन्हू से कहते हैं एलिमेंटल रेजिस्टेंस वाले जितने भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं हम उन्हें ऑनलाइन सेल में नहीं डालते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और लोग उन्हें खरीद नहीं पाते। लेकिन ऐसी चीजों को ढूंढना मुश्किल नहीं है, हमारे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। मैनेजर जिन्हू को अपने साथ एक कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर शीशे के बने हुए कैबिन्स के अंदर बहुत सारे आर्मर्स रखे होते हैं। मैनेजर जिन्हू से कहते हैं इन आर्मर्स में से कुछ पसंद कर लो, ये सारे फायर रेजिस्टेंट है। जिन्हू मैनेजर से कहता है तुमने कहा ये बहुत ज्यादा महंगे हैं, फिर तुमने इन्हें शीशे के गिलास के पीछे क्यों रखा हुआ है? क्या तुम्हें डर नहीं कि ये चोरी हो जाएंगे? यहाँ पर तो सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त भी नहीं है। मैनेजर जिन्हू से कहता है ये शीशे के गिलास बेशक तुम्हें बहुत ही नाजुक लग रहे हैं, लेकिन ये मैजिकल पावर से इम्ब्यूड किए हुए हैं। यहाँ तक कि एक ए रैंक का हंटर अपनी फुल पावर से इन पर अटैक करे तब भी ये शीशे का गिलास नहीं टूटेगा। जिन्हू मैनेजर से कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है? मैनेजर जिन्हू से कहते हैं अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम इसे हिट करके देख सकते हो। मैनेजर जिन्हू से कहते हैं अगर तुमने इस गिलास को एक ही हिट में तोड़ दिया तो तुम अपने आर्टिफैक्ट्स को यहाँ पर रख सकते हो। जिन्हू सोच रहा होता है मुझे इस गिलास में से मैजिकल एनर्जी महसूस तो हो रही है, लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं है। क्या ये मैनेजर वाकई में बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर रहा? जिन्हू साथ ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपना पंच बना लेता है और शीशे पर मारने लगता है। मैनेजर उसी वक्त जिन्हू से कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए। अगर तुमने इस गिलास को तोड़ दिया तो हंटर्स गिल्ड से हंटर्स यहाँ पर जल्दी से आ जाएंगे, क्योंकि हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। हमारी इस सारी बिल्डिंग की सिक्योरिटी का जिम्मा हंटर्स गिल्ड के जिम्मे है। मैनेजर जिन्हू की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं ये तो एक मेज क्लास का हंटर था, फिर इसके पंच में इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है? मुझे तो लगा था ये ग्लास को टुकड़े टुकड़े कर देगा। जिन्हू मैनेजर से कहता है क्या यहाँ पर कोई नाइफ्स या डैगर्स वगैरह मिलेंगे? मुझे वो भी चेक करने हैं। मैनेजर उसे दूसरे बंदे के साथ भेज देते हैं जो कि वेपन्स का स्टोर कीपर है। वो जिन्हू को अपने साथ दूसरे रूम में ले जाता है। मैनेजर उस गिलास की तरफ देखते हैं तो उस गिलास के ऊपर क्रैक पड़ गया होता है। मैनेजर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं उस लड़के के बिना इसको टच किए ही इस गिलास के ऊपर क्रैक पड़ गया? अगर वो इसे पंच मार देता तो तब क्या होता? जिन्हू वेपन स्टोर में चला जाता है और वहाँ पर जाकर एक नाइफ देखता है और स्टोर कीपर से कहता है ये नाइफ कितने का है? स्टोर कीपर उसे कहता है ये 30 बिलियन वॉन का है। जिन्हू कहता है ये मेरे नाइफ से बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। हालांकि इसके स्टैट्स भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, फिर भी इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जिन्हू अपने स्टोर में से नाइट किलिंग डैगर निकालता है और स्टोर कीपर से कहता है ये वेपन कितने का होगा? वो स्टोर कीपर वो वेपन हाथ में पकड़ता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। स्टोर कीपर उसे चेक करने के बाद जिन्हू से कहता है ये कम से कम 100 मिलियन वॉन का तो होगा। जिन्हू ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हू कहता है इस डैगर को मैंने अपने स्टोर से 2.8 मिलियन गोल्ड का खरीदा था।
क्या ये रियल वर्ल्ड में 100 मिलियन वॉन का बिकता है? साथ ही जिन्हों सोचता है मिस्टर किम की जो तलवार जो मेरे पास पहले थी वो इतनी ज्यादा खास नहीं थी, लेकिन उसकी कीमत भी 3 मिलियन वॉन थी। और जिन्होंने जो बॉडी आर्मर पहना हुआ था वो भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस वॉन का होगा। जिन्हों कहता है अगर मैं स्टोर से खरीदी हुई चीजों को रियल वर्ल्ड में इतना महंगा बेच सकता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने उस क्रिस्टल को बेचना चाहिए, वो तो बहुत ज्यादा काम की चीज है। नेक्स्ट सीन व्हाइट टाइगर गिल्ड का होता है। यूनू अभी भी परेशान बैठे होते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर यूनू को अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही होती, एक हंटर जो कि अपने आप को ग्रो कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। यूनू कहते हैं मैं जब अपने बीस्ट मूड में होता हूँ मेरी आंखें सब कुछ देख सकती है, किसी की भी एबिलिटीज को देख सकती है। जब रेड गेट इंसिडेंट में जिन्हू से मैं मिला था तब वो मुझसे कमजोर था, लेकिन कल जब मैं उससे मिला तो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। आहिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो रोजाना ग्रो करता है? आहिर उसकी स्ट्रेंथ रोजाना कैसे बढ़ती जाती है? कल उसकी पावर देखकर मैं तो उसके सामने बेवकूफ लग रहा था कि मैं उसे अपने गिल्ड में लेना चाहता हूँ, लेकिन जितनी उसके पास पावर है वो तो अपना एक गिल्ड क्रिएट कर सकता है। उसे कोरिया के 5 टॉप गिल्ड्स को ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? अगर वो इसी तरह ग्रो करता रहा और वो एक दिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो अकेला ही 5 गिल्ड के बराबर हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैनी और चोई जोंग ने अपने टाइम को वेस्ट किया है उसे हासिल करने के लिए। लेकिन व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड मैनेजर मिस्टर आन अभी भी डिटरमिन्ड होते हैं और कहते हैं चाहे हमारे गिल्ड मास्टर ने उसका पीछा छोड़ दिया हो, लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। मैं सन जिन्हू को अपने गिल्ड में लेकर आऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अभी हार नहीं मानूंगा। चीफान जल्दी से जिन्हू के अपार्टमेंट के बाहर चले जाते हैं। वो जैसे उसके अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं वहाँ पर पहले से बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं। चीफान कहते हैं मुझे नहीं लगता कि आज हम उससे मिल पाएंगे, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा रश है। जिना खिड़की से बाहर जाकर देखती है और जिन्हू से कहती है रिपोर्टर तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। उनमें से एक रिपोर्टर जिना को ऊपर से जानते हुए देख लेता है। वो बाकी सब से कहता है जल्दी से ऊपर की तरफ देखो, और वो सारे अपने कैमरास को ऊपर की तरफ कर लेते हैं। जिना जल्दी से नीचे बैठ जाती है। जिन्हू जिना से कहता है क्या मैं नीचे जाकर रिपोर्टर से कहूँ कि हमें अकेला छोड़ दो? जिना उससे कहती है नहीं, ऐसा कभी भी मत करना। पहले से इंटरनेट पर तुम्हारी बहुत ज्यादा बुराई हो रही है क्योंकि तुमने रिपोर्टर्स को इंटरव्यू नहीं दिया था। एसोसिएशन के बाहर तुम जल्दी से गायब हो गए थे। जिन्हू जिना से कहता है लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया जो लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही हैं? जिना उसे कहती है रिपोर्टर्स को इंटरव्यू नहीं दिया, उनके किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दिया, अभी से ज्यादा बुरा और क्या करोगे? उसी वक्त उनके दरवाजे पर नॉक होनी शुरू हो जाती है। जिना जल्दी से छुप जाती है और कहती है मुझे लगता है कि रिपोर्टर्स यहाँ तक पहुँच आए हैं। जिन्हू कहता है मैं अभी जाकर इनको सबक सिखाकर आता हूँ। जिन्हू जल्दी से दरवाजा खोलता है और कहता है क्या तुम लोग यहाँ से दफा नहीं हो जाते? लेकिन वो सामने देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सामने जिन्हू होता है। जिन्हू ने अपना बैग पहना होता है और साथ ही सामने खड़ा रो रहा होता है। जो जिन्हू रोते हुए जिन्हू से कहता है मेरे फादर ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है, अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? जिन्हू जिन्हू से कहता है लेकिन तुम तो अपने फादर के साथ रहते ही नहीं थे, तुम तो अलग घर में रहते थे। जिन्हू कहता है वो घर जिसमें मैं रहता था वो भी मेरे फादर के नाम पर है, उन्होंने मुझे उससे भी निकाल दिया, इसलिए मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं थी। मैं अपना बैग उठाकर यहाँ पर आ गया हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? सिर्फ कुछ ही दिनों की तो बात है। जिन्हू साथ दरवाजा बंद कर देता है। जिना जिन्हू से कहती है ब्रदर ये कौन है? क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? जिन्हू दरवाजा बंद करते हुए कहता है नहीं, मैं इसको नहीं जानता, मैं इसे कभी नहीं मिला। जबकि जिन्हू बाहर से दरवाजा पीट रहा होता है और कहता है प्लीज दरवाजा खोल दो, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? जबकि उसी वक्त जिन्हू के फादर का सीन दिखाते हैं। जिन्हू की मॉम उससे कहती है आपको नहीं लगता कि आपने हमारे बेटे के साथ कुछ ज्यादा गलत कर दिया? फादर उसे कहते हैं अगर उसे आजादी चाहिए तो उसे अपनी स्ट्रेंथ पर हासिल करनी चाहिए, लेकिन मुझे समझ क्यों नहीं आती वो जिन्हू के पीछे क्यों पड़ गया है। मैंने उसे कहा भी कि वो गिल्ड को संभाल सकता है, लेकिन फिर भी वो जिन्हू के गिल्ड को संभालना चाहता है। साथ ही जिन्हू के फादर अपनी आंखों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। मदर उसे कहती है क्या हुआ? जिन्हू के फादर कहते हैं मुझे तुम्हारा चेहरा डबल दिख रहा है, और साथ ही वो नीचे गिर जाते हैं। जिन्हू की मां बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 43 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त असलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक प्लेस। हाजिर हूं लेवल अप के एपिसोड 44 के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट टाइम हमने देखा था जिन्हू के फादर उसकी मॉम के साथ बात करते करते बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तो नेक्स्ट सीन फिर से जिन्हू के अपार्टमेंट का होता है। जिन्हू अपनी बहन के रूम में आता है जो कि बड़े ही आराम से सो रही होती है। जिन्हू उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तो कितनी आराम से सो रही है, मुझे डीमन कासल में जाना है, पता नहीं वहाँ पर मेरे कितने दिन लग जाए, तब तक कोई इसको आकर नुकसान न पहुँचा दे। मुझे इसकी प्रोटेक्शन का ख्याल भी रखना होगा। साथ ही जिन्हू अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर निकालता है। जिन्हू के पास 3 हाई ऑक्स निकलते हैं। जिन्हू कहता है ये काफी होंगे किसी ए रैंक के हंटर को डील करने के लिए। जिन्हू उन तीनों की तरफ देखता है और कहता है तुम तीनों तो कालगलान के गार्ड थे, लेकिन वहाँ पर तो 4 लोग थे, तुम 3 क्यों हो? उनमें से एक और उसे ऊपर की तरफ इशारा करता है। उसके इशारा करते ही जिन्हू को याद आता है
कि जिन्हों ने अपने डोमिनेटेड टच एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए उनमें से एक गार्ड को ऊपर दीवार में गाड़ दिया था और वो अभी भी सीलिंग में गड़ा हुआ है, इसलिए उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। जिन्हों उन तीनों में से दो को कहता है दो तुम में से वापस चले जाओ, जबकि एक यहीं पर रुके। जिन्हों उस शैडो से कहता है तुम्हें यहीं पर रहना है और मेरी बहन की हिफाजत करनी है, जब मैं यहाँ पर नहीं हूँगा। वो शैडो वहीं पर गायब हो जाता है। फिर जिन्हों अपनी बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और कहता है अब जबकि मेरे पास बहुत सारे शैडो सोल्जर्स हैं, क्यों ना मैं अपने नेबरहुड को भी प्रोटेक्ट करूं। जिन्हों अपने काफी सारे शैडोज को बाहर निकालता है और उनसे कहता है आज के बाद तुम सब लोग इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द रहोगे और इस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करोगे। कुछ भी अजीब नजर आए तो उसे पकड़ लेना और एक बात का ध्यान रखना, किसी की भी नजर में मत आना, हमेशा शैडो बनकर रहना। और साथ ही वो सब भी वहाँ से गायब हो जाते हैं और पेट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। जिन्हों कहता है अगर इस बिल्डिंग में कोई मर्डर भी आ जाता है, अगर वो एक हाई रैंक का हंटर ना हुआ तो मेरे शैडोज को नहीं हरा पाएगा। मेरे शैडोज सबको सेफ रखेंगे। मुझे तो लगता है कि मैं इस शहर का नया वॉचमैन बन गया हूँ। नेक्स्ट सीन में जिन्हों की गाड़ी में बैठा होता है। जिन्हों से कहता है क्या तुम्हें रात को अच्छे से नींद आई? जिन्हों से कहता है हाँ वो होटल काफी ज्यादा अच्छा था जहाँ पर मैं रुका हुआ था, उसकी फैसिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी थी, मैं अच्छे से सोया। जिन्हों से कहता है अच्छा ठीक है तुम कुछ दिन तक उसी होटल में रुको जब तक मैं अपने गिल्ड के लिए एक बिल्डिंग नहीं ढूंढ लेता। जिन्हों सोचता है मैंने तो इससे जान छुड़ाने के लिए इससे कहा था कि मैं अपना गिल्ड क्रिएट करना चाहता हूँ और मैं इसे वाइस मास्टर बना लूंगा। मुझे नहीं लगा था कि ये वाकई में अपने गिल्ड को छोड़कर मेरे पास आ जाएगा। जिन्हों से कहता है लेकिन इस वक्त सुबह सुबह तुम कहाँ पर जा रहे हो? जिन्हों उस वक्त गाड़ी का दरवाजा खोलता है और जिन्हों से कहता है मैं जा रहा हूँ बाय, और साथ ही नीचे छलांग लगा देता है। उसी वक्त जिन्हों के पास विंडो ओपन होती है कि तुम डीमन कासल के अंदर एंटर हो चुके हो। जिन्हों डीमन कासल के अंदर खड़ा होता है और कहता है इस बार मेरी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि 75 फ्लोर तक तो मैंने क्लियर कर दिया था, इसलिए मैं अपनी तैयारी करके आया हूँ। जिन्हों ने वहाँ पर मौजूद फायर से अपने आप को बचाने के लिए एक बड़ा सा रोब लिया होता है और साथ ही उसने एक आर्टिफैक्ट के तौर पर एक रिंग खरीदी होती है जो कि एक नेमलेस रिंग होती है जो कि मैजिक के साथ इम्ब्यूटेड होती है। जिन्हों कहता है इस बार मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, आज तो मैं डीमन किंग को मार कर ही जाऊंगा। जैसे ही जिन्हों थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसी वक्त विंडो ओपन होती है और कहा जाता है तुम्हारे पास एक नई क्वेस्ट है। पहले वाली क्वेस्ट के सामने ही पार्ट 2 लिखा जाता है। जिन्हों से कहा जाता है कि तुमने डीमन सोल्स को कलेक्ट करना है। जिन्हों की क्वेस्ट ये होती है कि उसने डीमन किंग जिसका नाम बैरन है, बैरन को मारना है जो कि टॉप फ्लोर पर रहता है और उसकी सोल को कलेक्ट करना है। इसी के बाद इसकी क्वेस्ट खत्म होगी और इसके 3 रिवार्ड्स हैं। पहले रिवार्ड में उसे हाईएस्ट क्वालिटी का रून स्टोन मिलेगा। जिन्हों कहता है इस बार के रिवॉर्ड तो पहले से भी ज्यादा अच्छे हैं। जिन्हों कहता है इससे मुझे हाई क्वालिटी का जो रून मिलने वाला है उसको तोड़ने से मुझे जॉब स्पेसिफिक स्किल मिलेगा, जैसे कि मेरे पास पहले से 2 स्किल्स हैं अपनी जॉब के रिलेटेड। जिन्हों के पास 3 स्किल्स हैं। पहला स्किल उसका शैडो एक्सट्रैक्शन है, दूसरा स्किल उसका शैडो सेव है और तीसरा स्किल उसका डोमेन ऑफ द मोनार्च है। जिन्हों कहता है ये सारे स्किल बहुत ज्यादा अच्छे हैं। डोमेन ऑफ द मोनार्च को मैंने कार्गलान के खिलाफ इस्तेमाल किया था जहाँ पर मेरे शैडोज की पावर 50% तक बढ़ गई थी। एक और विंडो ओपन होती है जिनमें से कहा जाता है 1 से 76 तक सारे फ्लोर अनलॉक हो गए हैं, तुम कौन से फ्लोर पर जाना चाहोगे? जिन्हों कहता है मुझे डायरेक्टली 76 पे जाना है और जिन्हों ट्रांसफर होकर सीधा 76 में चला जाता है। जैसे ही वो फ्लोर 76 पे जाता है वहाँ पर बहुत सारे डीमंस होते हैं जो कि साइज में भी काफी ज्यादा बड़े होते हैं। जिन्हों जल्दी से कार्गलान यानी टस्क को बाहर निकालता है और उसके हाथ में मैजिकल पावर को डबल करने वाले ऑर्ब को दे देता है, जिसे कार्गलान यानी टस्क इस्तेमाल करते हुए अपनी मैजिकल पावर को डबल कर लेता है। टस्क क्योंकि पहले भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, उस मैजिकल क्रिस्टल की वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो एक जबरदस्त फायरबॉल शूट करता है जिससे दूर तक जितने भी डीमंस होते हैं वो सारे मारे जाते हैं। जिन्हों कहता है मेरे शैडोज तो काफी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि टस्क पहले भी बहुत ज्यादा पावरफुल था लेकिन इस ऑर्ब की वजह से उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही जिन्हों कहता है मेरे इस क्रिस्टल का साइज अपने यूजर के मुताबिक बड़ा भी हो सकता है। ये बात मुझे पहले नहीं पता थी। जिन्हों कहता है अब मैं इस क्रिस्टल को नहीं बेचूंगा, मुझे इसे टस्क के पास ही रहने देना होगा। टस्क इसको बिल्कुल ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही जिन्हों की स्टैट विंडो दिखाई जाती है। जिन्हों इस वक्त लेवल 81 पर है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है। जिन्हों के डैड उठते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं मैं कितने दिन तक सोया रहा? डॉक्टर उसे कहते हैं तुम 2 दिन तक सोए रहे हो। जिन्हों के डैड डॉक्टर से कहते हैं मुझे लगता है कि मैं काम की वजह से बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, इसीलिए मैं बेहोश हो गया था। क्या तुम्हें मेरे टेस्ट से पता चला कि मुझे कौन सी बीमारी है? डॉक्टर मिस्टर यूजिन से कहती हैं क्या आपकी फैमिली में कोई हंटर है या फिर आप किसी हंटर के करीब रहते हैं? मिस्टर यूजिन उसे कहते हैं इस बात का हंटर से क्या ताल्लुक है? मेरी बीमारी का हंटर के साथ क्या ताल्लुक? डॉक्टर जिन्हों के डैड से कहते हैं क्या तुमने इस बीमारी का नाम सुना है? इटर्नल स्लम्बर। ये वही बीमारी है जो कि जिन्हों की मॉम को है और साथ ही फिर से इस बीमारी के बारे में बताया जाता है। एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान सो जाता है और कभी नहीं जागता। न सिर्फ इंसान सो जाता है बल्कि वो अपनी लाइफ को बहुत ही तेजी से कंज्यूम करता है।
यहाँ तक कि वो बहुत जल्दी मर जाता है। अगर उसे एक मशीन के जरिए मैजिकल सपोर्ट न दी जाए तो वो बहुत जल्दी मर जाता है। ये बीमारी डंजन के गेट्स के अपीयर होने के बाद शुरू हुई और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग मारे गए जो कि लाइफ सपोर्ट मशीन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। डॉक्टर मिस्टर यूजिन को सारी बात बताते हैं कि इससे तुम्हें इसी तरह का महसूस होता रहेगा और एक दिन तुम अचानक सो जाओगे और कभी नहीं उठोगे। मिस्टर यूजिन डॉक्टर से कहते हैं, लेकिन इस सारी बीमारी का हंटर्स के साथ क्या ताल्लुक है? डॉक्टर मिस्टर यूजिन से कहते हैं, हमने बहुत सारी रिसर्च के बाद ये कंफर्म किया है कि इस बीमारी का ताल्लुक हंटर्स के साथ है, क्योंकि हंटर्स की बॉडी से हमेशा मैजिकल एनर्जी निकलती रहती है। हमारी दुनिया में कुछ आम लोग ऐसे भी हैं जो कि हंटर्स की बॉडी से निकलने वाली मैजिकल एनर्जी को विथस्टैंड नहीं कर सकते और हमें पता चला है कि ये बीमारी इसी वजह से होती है। अगर आपकी फैमिली में कोई हंटर है जिसकी बॉडी से निकलने वाली मैजिकल एनर्जी से आप एक्सपोज होते हो तो आपको ये वाली बीमारी हो सकती है। अगर आपको ये वाली बीमारी के अलामात जाहिर होना शुरू हो गई हैं, तो आपको मॉन्स्टर्स, माना क्रिस्टल्स और हंटर्स से दूर रहना होगा। डॉक्टर मिस्टर यूजिन से पूछते हैं, क्या आपकी फैमिली में कोई हंटर है? उसी वक्त मिस्टर यूजिन को अपने बेटे की याद आती है कि वो एक लंबे अरसे से अपने बेटे के साथ रह रहे हैं। डॉक्टर मिस्टर यूजिन से कहते हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है और भी ज्यादा हंटर्स निकलते आ रहे हैं। जितने ज्यादा हंटर्स होते जाएंगे उतनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी हमारी दुनिया में फैलती जाएगी और ये इटर्नल स्लम्बर, ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाएगी। मिस्टर यूजिन कहते हैं, इसका मतलब मेरी बॉडी इतनी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है कि मैं इस मैजिकल एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहा, यानी कि मैं इस दुनिया से बहुत ज्यादा पीछे रह गया हूँ। अब ये दुनिया हंटर्स की दुनिया है। साथ ही वो कहते हैं, मैं इस बीमारी से हार नहीं मानूंगा, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, ना ही मैं हारूंगा। और उसी वक्त एक और सीन दिखाते हैं जो कि एक जापान के एक छोटे से आइलैंड का होता है। समुद्र को पार करते हुए एक चूंटी जिसके पंख भी हैं, वो पानी में मरे बिना आइलैंड पर पहुंच जाती है और मजे की बात ये वो 2 पैरों पर चल रही होती है। वहीं उस आइलैंड के मेन सिटी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक हंटर जो कि डी रैंक का हंटर है, उसके साथ एक ई रैंक का हंटर होता है। वो दोनों पेट्रोलिंग पर होते हैं। वहीं पर एक बूढ़े अंकल उनसे कहते हैं, क्या तुम दोनों पेट्रोलिंग करने के लिए जा रहे हो? हंटर उसे कहता है, हाँ हम दोनों पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं और मेरे साथ आज एक नया लड़का भी है। ये नया हंटर है, ई रैंक का हंटर। हंटर उस नए वाले हंटर से कहता है, हमें पता है कि यहाँ पर ज्यादा गेट्स ओपन नहीं होते, लेकिन हमें रोजाना पेट्रोलिंग पर जाना पड़ता है। सारे गांव वालों के चेहरे भी याद कर लो, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। हम यहाँ पर पेट्रोलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इस आइलैंड पर कहीं पर कोई गेट ओपन हो जाता है तो हम लोग बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। और अगर हमें ज्यादा लेट पता चलता है कि यहाँ पर कोई गेट ओपन हुआ है और हम सारे आइलैंड वाले मारे जाएंगे। इसलिए हमारा काम ये होता है कि पेट्रोलिंग के दौरान हमने अगर कोई गेट मिलता है तो सबसे पहले एनर्जी सेंसर की मदद से उसको लोकेट करना है। अब क्योंकि हमारे आइलैंड पर कोई भी हंटर एसोसिएशन नहीं है तो हमें दूसरे आइलैंड से अपने लिए हंटर्स मंगवाने पड़ते हैं। क्योंकि ये आइलैंड काफी ज्यादा दूर है, इसलिए मदद को यहाँ पर पहुँचने के लिए कम से कम 3 दिन लगेंगे। और अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ तो एक हंटर को यहाँ पर पहुँचने के लिए 3 दिन लगते हैं। इसका मतलब हमें पहले 3 दिन के अंदर ही गेट को ढूंढना होगा। अगर हमें गेट का पता नहीं चलता और हम लेट हो जाते हैं तो हंटर यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे और हम सब लोग मारे जाएंगे। साथ ही वो हंटर उससे कहता है, इस पूरे आइलैंड पर सिर्फ 2 ही हंटर है, एक मैं जो कि डी रैंक का हंटर हूँ और एक तुम हो जो कि ई रैंक के हंटर हो। वो नए वाला ई रैंक का हंटर सामने की तरफ देखता है तो सामने से वो चूंटी आ रही होती है। वो उससे कहता है, सनपाई जरा सामने की तरफ देखो, क्या सामने से कोई इंसान आ रहा है? वो दोनों ही उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अब ये क्या बला है? नेक्स्ट सीन फिर से डीमन कासल का होता है। जिन्हों बहुत सारे डीमंस को मार चुका होता है। जिन्हों कहता है, मुझे जितने भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं मैंने उन सबको अपनी इंटेलिजेंस में शामिल कर लिया है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और ज्यादा शैडोज को सेव कर सकता हूँ। जिन्हों अब टोटल 820 शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, जबकि 155 शैडो सोल्जर्स को अपने पास सेव कर सकता है। जिन्हों कहता है, अगर मैं इन डीमंस के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर पाता ये तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता, मेरे पास तो पूरी एक आर्मी होनी थी। जिन्हों अपने सोल्जर्स की तरफ देखता है और कहता है, मेरे सोल्जर्स काफी ज्यादा हो चुके हैं, एक ग्रुप में हमारे लिए मूव करना मुश्किल होता जा रहा है, मुझे इन सब को छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम करना होगा। जिन्हों अपने शैडोज से कहता है, मैं तुम्हें 6 टीमों में तकसीम करने वाला हूँ। पहली 3 टीमों को लीड करने वालों में इग्रिस, आयरन और टस्क होंगे, जबकि मॉन्स्टर्स की टीम को टैंक लीड किया करेगा। जबकि हाई ऑक्स की 2 टीमें होंगी, एक टीम ए और एक टीम बी। जिन्हों अपने सोल्जर्स से कहता है, तुम्हारे लिए मेरे 2 ऑर्डर्स हैं, अपनी टीम के कैप्टन को फॉलो करो और जाकर जितने भी मॉन्स्टर्स मिलते हैं उन सबको मार डालो। और दूसरा ऑर्डर ये है कि अगर तुम्हें एंट्री परमिट मिलता है तो उसे लेकर मेरे पास आ जाओ। और साथ ही उन्हें जाने का ऑर्डर देता है और वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। जिन्हों कहता है, मुझे ड्रॉप डाउन आइटम्स को छोड़कर एंट्री परमिट को ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे जल्दी से डीमन किंग को खत्म करना है। उसके लिए मुझे टॉप फ्लोर पर पहुँचना होगा। थोड़ी ही देर के बाद जिन्हों के पास एक्सपीरियंस पॉइंट्स आना शुरू हो जाते हैं। जिन्हों कहता है, अभी तो मेरी टीम्स को यहाँ से गए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ और मेरे पास एक्सपीरियंस पॉइंट्स आना भी शुरू हो गए। इसका मतलब मेरी टीम्स काफी ज्यादा अच्छा कर रही हैं। मुझे लगता है कि अपने सोल्जर्स को टीम्स में तब्दील करके मैंने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, इससे मेरा टाइम बचेगा, वो मेरे लिए सारा काम कर देंगे। और यही पर हमारी एपिसोड 44 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 45 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड का लास्ट सीन डीमन कासिल का था, जहाँ पर जिन्हू अपने सारे शैडो सोल्जर्स को 6 टीम में तब्दील कर देता है और उनसे कहता है रास्ते में जितने भी डीमंस आए उन सबको मार देना और जब तुम्हें एंट्री परमिट मिल जाए तो उसे लेकर मेरे पास आ जाना। साथ ही वो सारे शैडो सोल्जर चले जाते हैं और डीमंस को मारना शुरू कर देते हैं। जिन्हू अभी वहीं पर खड़ा होता है और अपने स्टोर से खरीद कर माना पोशन को पी रहा होता है। जिन्हू कहता है इस फ्लोर पर डीमंस बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरे नॉर्मल सोल्जर्स इनके सामने नहीं टिक पाएंगे, इसलिए मुझे अपने माना को रिप्लेनिश करते रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन कुछ दिन के बाद होता है। जिन्हू के पास टैंक आकर खड़ा हो जाता है। जिन्हू टैंक की तरफ देखता है तो उसका लेवल 24 हो चुका होता है। जिन्हू कहता है जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो टैंक का लेवल 14 था, इसने तो बड़ी जल्दी लेवल अप कर लिया। जिन्हू कहता है कि डीमन कासल के अंदर सिर्फ मैं ही लेवल अप नहीं हो रहा बल्कि मेरे शैडो सोल्जर्स भी लेवल अप हो रहे हैं। मैंने इनको टीम्स में तकसीम करके बहुत ही अच्छा फैसला किया था, इससे इनके लेवल जल्दी से बढ़ रहे हैं। जिन्हू कहता है इस वक्त मैं फ्लोर 80 पे हूँ और मेरे पास सिर्फ 20 फ्लोर्स रह गए हैं डीमन किंग तक पहुँचने के लिए। जिन्हू कहता है कि पिछले 2 दिन से मैं लेवल 80 पर ही फंसा हुआ हूँ, मैं इससे आगे वाले फ्लोर पर नहीं जा पा रहा क्योंकि मुझे एंट्री परमिट नहीं मिला। जिन्हू कहता है शायद इस फ्लोर के ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल कोई दुश्मन है, साथ ही उसे महसूस होता है कि उसका माना बहुत ही तेजी से गिर रहा है। जिन्हू कहता है शायद कोई मेरे शैडो सोल्जर्स को बहुत ही तेजी से मार रहा है, इसी वजह से मेरे माना पॉइंट्स कम होते जा रहे हैं। मेरे शैडो सोल्जर्स रीजनरेट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब उनका दुश्मन बहुत ज्यादा पावरफुल है जिसका उनके साथ सामना हुआ है। जिन्हू के माना पॉइंट्स बहुत ही तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं। जिन्हू कहता है कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, मुझे अपने शैडो सोल्जर्स को जल्दी से वापस बुलाना होगा। तो वो अपने शैडो सोल्जर्स को वापस बुला लेता है और फिर अगले दिन भी ऐसा ही होता है। जिन्हू को अपने सोल्जर्स को वापस बुलाना पड़ता है क्योंकि फिर से उसके सोल्जर्स पर कोई अटैक कर रहा होता है। जिन्हू अपने सामने अपनी टीम्स का एक नक्शा बनाकर बैठ जाता है और कहता है कि मेरी टीम्स इस तरफ जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, दुश्मन ने सिर्फ मेरी कमजोर टीम्स पर ही अटैक किया है, जबकि सेंटर में टस्क की टीम थी। दुश्मन ने टस्क की टीम पर हमला क्यों नहीं किया? क्या उसे पता है कि टस्क बहुत ज्यादा पावरफुल है? जिन्हू कहता है अगर ऐसी कोई बात है तो इसका मतलब दुश्मन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है जो कि स्पेशली मेरे कमजोर सोल्जर्स को निशाना बना रहा है। जिन्हू को उनके अटैक पैटर्न की समझ आ जाती है। जिन्हू कहता है अगर उसने कल हाई ऑक्स की बी टीम को अटैक किया था तो इसका मतलब इस बार टैंक की टीम पर अटैक होने वाला है। जिन्हू चुपकर टैंक की टीम के पीछे चला जाता है और देखता है कि कब उन पर अटैक होता है। टैंक की टीम सामने चलती जा रही होती है जबकि सामने से कुछ स्पेशल डीमंस निकल कर आते हैं। जिन्हू उनकी तरफ देखता है और कहता है इनमें से एक तो डीमन नोबल है जबकि 3 डीमन नाइट्स हैं। उनमें से एक डीमन नाइट आगे बढ़ता है और टैंक की टीम के मॉन्स्टर्स पर अटैक करता है और उनमें से एक आइसपियर को मार देता है। जिन्हू कहता है तो इस तरह ये हम लोग पर अटैक कर रहे हैं, ये लोग कमजोरों को अपना निशाना बना रहे हैं। जिन्हू जल्दी से अपने स्टेल्थ मोड में चला जाता है और भागते हुए नाइट की तरफ जाता है और कहता है मेरे शैडो सोल्जर्स इनके सामने नहीं टिक पाएंगे, मुझे खुद इनका सामना करना पड़ेगा। जिन्हू तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उनमें से एक नाइट को मार देता है। उसी वक्त बाकी के दोनों डीमन नाइट भी भागते हुए जिन्हू की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिन्हू फिर से वहाँ से गायब हो जाता है और एक नाइट के पीछे आ जाता है और फिर अपने नाइफ से अटैक करते हुए उन दोनों नाइट्स को भी मार देता है। उसके पास विंडो ओपन होती है कि तुमने डीमन नाइट्स को मार दिया है और लास्ट में एक डीमन नोबल बचता है। जिन्हू उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जिन्हू जैसे उसके करीब पहुंचता है वो डीमन नोबल डर की वजह से कांपना शुरू हो जाता है। जिन्हू कहता है मुझे नहीं पता था कि डीमंस को भी डर महसूस होता है। वो डीमन नोबल अपने बाले के साथ जिन्हू पर बड़ी तेजी के साथ अटैक करता है। जिन्हू उसके सारे अटैक्स को डॉज करता है। जिन्हू कहता है ये तो मेरे दिल और मेरी गर्दन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, इसका निशाना तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, मुझे डॉज करना होगा नहीं तो मैं गया। जिन्हू कहता है फ्लोर 1 से 76 तक जितने भी डीमंस थे वो सारे रैंक ए और रैंक डी के दरमियान के थे, जबकि इस कासल के अंदर जितने भी बॉसेस हैं वो सारे एस रैंक के हैं। लेकिन पता नहीं ये डीमन नोबल इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। जिन्हू तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसके मास्क पर अपना हाथ लगाते हुए अपने दूसरे हाथ में हंजर से उस पर अटैक करने लगता है। वो डीमन नोबल चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है मैं अपनी हार मानता हूँ। साथ ही वो अपना वेपन भी फेंक देता है। जिन्हू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हू सोचता है आखिर आजकल सारे मॉन्स्टर्स को क्या हो गया है, ये सारे इंसानी भाषा क्यों बोल रहे हैं। साथ ही जिन्हू कहता है लेकिन इसकी आवाज तो बिल्कुल लड़की जैसी है। उसका मास्क उतार कर देखता है तो वाकई में वो एक डीमन गर्ल होती है। वो डीमन लड़की जिन्हू से कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, हम लोग गलत हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे वापस जाने दो। जिन्हू उस डीमन लड़की से कहता है तुमने मेरे सोल्जर्स पर अटैक किया और उन्हें मारा और अब तुम मुझसे माफी की भीख मांग रही हो कि मैं तुम्हें वापस जाने दूं। वो डीमन लड़की कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत ही गलत किया है। वो डीमन लड़की जिन्हू से कहती है मैं अपने क्लैन की तरफ से फाइट कर रही हूँ, ये एरिया हमारे अंडर आता है और हमें इसे सिक्योर करना है। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे जैसा कोई मॉन्स्टर यहाँ पर आए और हमारे सारे डीमंस को मारना शुरू कर दे। जिन्हू डीमन लड़की से कहता है क्या तुम्हारे लिए ठीक है कि मुझसे माफी की भीख मांग रही हो जबकि मैंने तुम्हारे 3 नाइट्स को मार डाला है। वो लड़की से कहती है मैं उन नाइट्स की मास्टर हूँ, मुझे वो जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे, वैसे भी मुझे प्रोटेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी थी। जिन्हू उसकी तरफ देखता है और कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा सेल्फिश है,
लेकिन साथ ही वो कहता है कि लड़की नहीं, इस समय एक डीमन है। जिन्हों पीछे की तरफ घूम जाता है और कहता है इसकी शक्ल तो बिल्कुल इंसानों जैसी है, मैं इस लड़की को नहीं मारना चाहता। लेकिन जैसे उस डीमन लड़की को एक ओपनिंग नजर आती है कि जिन्हों ने दूसरी तरफ मुंह किया हुआ है, वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। उसी वक्त ट्रस्ट बाहर निकलता है और जिन्हों के पीछे एक शील्ड बना लेता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। जिन्हों उस डीमन लड़की से कहता है तुम्हें क्या लगा तुम क्या करने वाली थी। साथ ही वो लड़की फिर से नीचे बैठ जाती है और जिन्हों से कहती है अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी जो तुम्हें चाहिए। जिन्हों कहता है पता नहीं ये किस किस्म की डीमन है, मुझ पर अटैक करने के बाद ये फिर से माफी की भीख मांग रही है। जिन्हों उस लड़की से कहता है क्या तुम मुझे एंट्री पास दे सकती हो। वो डीमन लड़की जिन्हों से कहती है वो एंट्री पास हमारे क्लैन में है और हमारे लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर तुम मुझे बिना नुकसान पहुंचाए वापस ले जाते हो तो हम तुम्हें वो एंट्री पास दे देंगे। जिन्हों सोचता है आज ये डीमन एंट्री पास को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिन्हों कहता है मैं तो काफी देर से यही सोच रहा था कि मुझे एंट्री पास क्यों नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे क्लैन के लोगों ने उसे किसी और जगह पर प्रोटेक्ट करने के लिए रखा हुआ है। वो डीमन लड़की जिन्हों से कहती है मुझे बाकी के सारे फ्लोर्स के एंट्री पास का भी पता है, अगर तुम मुझे जिंदा वापस मेरे क्लैन तक पहुंचा देते हो और मेरे क्लैन के लोगों को नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें बाकी सब एंट्री पास भी दे दूंगी। जिन्हों कहता है लेकिन असल मसला तो ये है कि मैं इस डीमन पर भरोसा कर सकता हूँ या नहीं। जिन्हों आगे बढ़ता है उसके करीब चला जाता है और अपने ब्लड लस्ट मूड को एक्टिवेट करता है और साथ ही उस डीमन से पूछता है क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। वो लड़की जिन्हों के ब्लड लस्ट मूड को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है हाँ तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। जिन्हों उसे कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, अगर तुम मुझे एंट्री पासेस दे देती हो तो मैं किसी भी डीमन को नहीं मारूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन साथ ही जिन्हों कहता है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, तुम हो कौन। नेक्स्ट सीन फिर से जापान के उसी आइलैंड का होता है जहाँ पर वो पंखों वाली चींटी आई थी। वो पंखों वाली चींटी बहुत सारे लोगों को मार कर खा रही होती है। वहीं पर एक जिंदा बंदा बैठा होता है जो कि उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो डर के मारे वहाँ से भाग भी नहीं रहा होता। वो चींटी उसकी तरफ देखती है और फिर नेक्स्ट सीन में उस बंदे को चिल्लाता हुआ दिखाते हैं और उसके नेक्स्ट सीन में वो चींटी अपने पंखों के साथ उड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। जबकि पीछे दिखाते हैं उस गांव के सारे लोग डेड बॉडीज में बदल चुके होते हैं, यानी कि सारे लोगों को उस चींटी ने मार कर खा लिया होता है। नेक्स्ट सीन फिर से डीमन कासल का होता है। वो डीमन लड़की कहती है मेरा नाम एसिल है और मैं रेडिट क्लैन से हूँ। जिन्हों से कहता है मुझे तुम्हारे क्लैन के बारे में नहीं जानना, ना ही तुम्हारे नाम के बारे में, मुझे कुछ और बताओ। जिन्हों सोचता है अब मैं इससे कैसा सवाल पूछूं कि ये मुझे डायरेक्टली आंसर दे दे। जिन्हों उससे कहता है क्या तुम्हारे कान में तुम्हें आवाज आती है कि इंसानों को मारना है। ऐसे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन साथ ही वो जिन्हों से कहती है हमारे कान में एक और आवाज आती है। जिन्हों से पूछता है वो कौन सी आवाज है। ऐसे उसे कहती है हमारे कान में एक आवाज आती है कि हमें इस जगह को प्रोटेक्ट करना है। जिन्हों सोचता है इन सारे मॉन्स्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। डंजन के अंदर जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनका काम होता है इंसानों को मारना, इसलिए उनके कान में ये आवाज आती है कि इंसानों को मारना है। जबकि इंस्टेंट डंजन के अंदर जो मॉन्स्टर्स हैं उनके कान में आवाज आती है कि अपने इलाके को सिक्योर करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंस्टेंट डंजन के अंदर मॉन्स्टर मैं हूँ और इन्होंने अपनी डंजन को मुझसे बचाना है। जिन्हों ऐसे से दूसरा सवाल पूछता है तुम्हें ये आवाज कब आना शुरू हुई। ऐसे उसे कहती है जैसे ही हमने यहाँ पर अपनी आंखें खोली। ये सुनते ही जिन्हों हैरान हो जाता है और उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है कि तुमने जैसे यहाँ पर अपनी आंखें खोली, कहीं ऐसा तो नहीं ये सारे डीमंस किसी और जगह से यहाँ पर लाए गए हैं सिर्फ मेरी ट्रेनिंग के लिए। मुझे इसके बारे में और भी जांच पड़ताल करना होगी, इससे शायद मुझे सिस्टम के बारे में पता चल सके। जिन्हों ऐसे से कहता है यहाँ पर आंखें खोलने से पहले तुम लोग कहाँ पर रहते थे। ऐसे जिन्हों से कहती है इससे पहले हम लोग अपने डीमन वर्ल्ड में रहते थे, फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों की जैसी आँख खुली हम लोग जहाँ पर थे। जिन्हों ऐसे से पूछता है तुम लोग अपने डीमन वर्ल्ड में क्या कर रहे थे। ये वाला सवाल सुनते ही एसिल की आंखों का रंग बदल जाता है और एसिल उसे जवाब देती है हम लोग जंग की तैयारी कर रहे थे। जिन्हों उससे कहता है लेकिन तुम लोग किसके खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे। एसिल उसे कहती है हम सारे डीमंस मिलकर एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो दुश्मन इतना ज्यादा पावरफुल है कि हम सारे डीमंस को इकट्ठे होना पड़ा। लेकिन साथ ही जिन्हों बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि एसिल के एक विंडोज ओपन हो रही होती हैं जो कि एक ग्लिच के साथ होती हैं, जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने इसको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है, इससे ज्यादा बात नहीं कर सकते। एसिल जैसे उसे कुछ बताने लगती है ग्लिच के साथ वो खामोश हो जाती है। सिस्टम उस डीमन को अलाउ ही नहीं करता कि जिन्हों को इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। जिन्हों सोचता है बारूका के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जैसे मैं उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता था वो ग्लिच के साथ खामोश हो गया था। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके साथ बात करने से मुझे कुछ क्लू मिल सकता है। जिन्हों ऐसे से पूछता है वो पावरफुल एनिमी कौन है जिसका तुमने अभी जिक्र किया, जिसके लिए तुम फाइट करने के लिए तैयार हो रहे थे। ऐसे जैसे जिन्हों को उसका नाम बताने लगती है फिर से उसमें एक ग्लिच आता है और इस पर एक जबरदस्त इफेक्ट होता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जिन्हों कहता है जैसे मैंने इससे एनिमी का नाम पूछा तो सिस्टम ने बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। इसका मतलब तो ये है कि सिस्टम नहीं चाहता कि मुझे उस दुश्मन के बारे में पता चले। जिन्हों कहता है ये डीमंस जिस दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, मुझे लगता है मेरे सारे सवालों की चाबी वही है।
और यहाँ पर एक और मिस्ट्री शामिल हो गई है। आखिर वो दुश्मन है कौन जिससे लड़ने के लिए डीमंस इकट्ठे हो रहे हैं? जिन्हों को ये स्पेशल पावर्स क्यों मिली हैं? इसके अलावा जिन्हों के डैड ने भी कहा था एक बहुत बड़ी पावर जाग चुकी है। आखिर वो पावरफुल थिंग है क्या चीज? अगले कुछ चैप्टर्स में हमें पता चलेगा। तो यहीं पर हमारी 45 एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिन्हों को एक नोबल डीमन मिलती है जिसका नाम एसिल होता है। जिन्हों एसिल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, लेकिन आखिरी बात बताने के साथ ही वो बेहोश हो जाती है और जिन्हों को इस बारे में नहीं पता चलता कि आखिर डीमंस किसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में जापान का सीन दिखाया जाता है। वो चूंटी जिसके पार निकल आए थे और वो जेजू आइलैंड से यहाँ पर आई थी, उसने बहुत सारे हंटर्स को मार दिया होता है, जबकि बहुत सारे हंटर्स उसके साथ फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पर एक हंटर कह रहा होता है ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकलो। वो चूंटी आगे बढ़ती है और उसकी गर्दन काट देती है, जबकि नाइट हंटर्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आज ये कैसे हो सकता है? ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसने सबसे पहले हमारे हीलर्स पर अटैक किया, उसके बाद हमारे सबसे वीक हंटर्स जैसे कि ई रैंक के हंटर्स हैं उन सबको मार डाला। ये सबसे पहले हमारे कमजोर हंटर्स को निशाना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। वहीं एक गाड़ी के अंदर एक कैमरा लगा होता है जिसमें ये सारी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है और ये सारी फुटेज जापान से कोरिया में मिस्टर वूजिन के पास भेजी जाती है। मिस्टर वूजिन अपने सारे एम्प्लॉइज को इस बारे में बता रहे होते हैं। मिस्टर वूजिन कहते हैं आइलैंड पर जिस चूंटी ने हमला किया था कुछ हंटर्स की मदद से पूरा एक दिन लगा और उस चूंटी को मार दिया गया, लेकिन असल में ये चूंटी वहाँ पर नहीं थी। पहले ये एक छोटे से आइलैंड पर आई थी जहाँ पर इसने बहुत सारे लोगों को मार डाला और फिर वहाँ से उड़कर यहाँ तक आ गई। साथ ही मिस्टर वूजिन उनसे कहते हैं इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 4 ई रैंक के हंटर मारे गए, जबकि एक डी रैंक का और एक सी रैंक का हंटर मारा गया, लेकिन उस चूंटी को एक ए रैंक के हंटर ने मारा जो कि लेट आया था। और अगर सीधे और साफ अल्फाज में कहा जाए तो हमें एक चूंटी को मारने के लिए एक ए रैंक के हंटर की जरूरत है। साथ ही मिस्टर वूजिन उनसे कहते हैं इस एंट ने सिर्फ एक ही दिन में 294 लोगों को मार डाला और हंटर एसोसिएशन की तरफ से इस चूंटी को मारने के लिए 108 हंटर्स को भेजा गया था। वो सारे ऑफिसर्स आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जापान वालों के पास हंटर्स गिल्ड का बेहतरीन सिस्टम है। सबसे ज्यादा हंटर्स जापान में है। अगर जापान में सिर्फ एक चूंटी ने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी तो क्या होगा अगर एक चूंटी यहाँ कोरिया में आ जाए? हमारे पास इतने ज्यादा हंटर्स भी नहीं है और बिल्कुल जापान की तरह ही हमारे पास भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन हम सारे आइलैंड्स को मॉनिटर नहीं कर सकते। मिस्टर बोगानी उनसे कहते हैं जिस आइलैंड पर वो चूंटी पाई गई थी वो जेजू आइलैंड से 150 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब वो चूंटियां इतनी दूर उड़कर आ सकती हैं। अगर वो वहाँ तक पहुँच सकती हैं तो वो मोको आइलैंड तक भी आ सकती हैं, और अगर वो वाकई में इतना ज्यादा उड़ सकती हैं तो वो उड़कर जिंडू आइलैंड भी जा सकती हैं या फिर वोंडू कंट्री भी जा सकती हैं। अब क्योंकि उनके पंख निकल आए हैं तो अब उनको चूंटी कहना ठीक नहीं होगा। साउथ कोरिया जापान के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटा है। हमारे पास इतने ज्यादा हंटर्स नहीं है। हम हर आइलैंड पर अपने हंटर्स को नहीं भेज सकते। अगर हम लो रैंक के हंटर्स को वहाँ पर भेजेंगे तो वो सिर्फ उन चूंटियों का खाना बन जाएंगे। चेयरमैन गांधी कहते हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो साउथ कोरिया की मदद कौन करेगा? यूनाइटेड नेशन ने तो पहले से मना कर दिया है क्योंकि उन्होंने पहली बार भी जेजू आइलैंड पर रेड में हिस्सा नहीं लिया था। वो अपने हंटर्स को हमारी मदद के लिए कभी नहीं भेजेंगे। जैसे उनकी मीटिंग खत्म होती है चेयरमैन जाने लगते हैं। उसी वक्त मिस्टर वूजिन आगे बढ़ते हैं और चेयरमैन से कहते हैं मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस्टर वूजिन आगे बढ़ते हैं और चेयरमैन के कान में कहते हैं मैंने मीटिंग के दौरान इस बारे में बात नहीं की, लेकिन कोई है जिसने हमारी मदद करने का फैसला किया है। उसने प्राइवेटली मुझे कॉल की थी। चेयरमैन गांधी से कहते हैं ऐसा कौन सा बंदा है जो कि सीक्रेटली हमारी मदद करना चाहता है? मिस्टर वूजिन कहते हैं असल में डांगसू ने मुझे कॉल की थी। उसने कहा कि वो हमारे साथ जेजू आइलैंड की रेड पर जाना चाहता है। वो हमारे साथ कोऑपरेट करेगा। हालांकि ये बात मुझे कुछ खास हजम नहीं हुई। मुझे लगता है कि वो सिर्फ जिन्हों की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। मिस्टर वूजिन चेयरमैन से कहते हैं रेड गेट इंसिडेंट के दौरान व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर के साथ उसका झगड़ा हो गया था। इसी वजह से हमने उसको कंट्री में आने पर बैन लगा दिया है, इसलिए वो हमारे कोरिया में नहीं आ सकता। लेकिन साथ ही मिस्टर वूजिन चेयरमैन से कहते हैं सिर्फ डांगसू ने ही नहीं कॉल की बल्कि एक और हंटर है जिसने प्राइवेटली मुझसे राब्ता किया है और वो आपसे मिलना चाहता है। और वो सिर्फ एक हंटर नहीं है बल्कि एक नेशन लेवल हंटर है और वो इस वक्त हमारे ऑफिस में है और आपसे मिलना चाहता है। नेक्स्ट सीन फिर से डीमन कासल का होता है। एसिल को होश आती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और कहती है आहिर मैं ऐसे कैसे सो सकती हूँ? जिन्हों से कहता है तो फाइनली तुम उठ गई। साथ ही वो इशारा करते हुए कहता है मुझे लगता है कि बाकी के डीमंस तुम्हें ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं करते। ये सारे डीमंस तुम्हें मारने के लिए आए थे, इसलिए मैंने इन सबको मार डाला। ऐसे ये सुनकर हैरान हो जाती है और जिन्हों से कहती है क्या वाकई में जब मैं सो रही थी तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया और मेरी जान बचाई? वो जल्दी से जिन्हों के सामने झुक जाती है और उसे कहती है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी ये सारे डीमंस के पास इंटेलिजेंट नहीं है। ये हम जैसे डीमंस को अपने जैसा नहीं समझते।
जिन्हू एसल से पूछता है वो एंट्री पास कौन सी जगह पर है, तुम्हारा क्लैन कहाँ पर है। एसल जिन्हू को अपने साथ लेकर अपने कासल में चली जाती है। जिन्हू उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है एक डीमन कासल के अंदर भी एक कासल है। गेट पर खड़े हुए सिपाही से एसल पूछती है मेरे फादर कहाँ पर है। सिपाही एसल से कहता है वो इस वक्त थ्रोन रूम में है। एसल जिन्हू को थ्रोन रूम में ले जाती है जहाँ पर थ्रोन पर एसल के पिताजी बैठे होते हैं, जबकि जिन्हू उसको देखकर कहता है अगर मैं यहाँ पर फाइट करते हुए आता तो ये एक बॉस बैटल होनी थी और ये बॉस होता इसके साथ मेरी फाइट हो रही होती। एसल अपने फादर से कहती है फादर मैं अपने साथ एक गेस्ट लेकर आई हूँ। एसल के फादर उसे देखते ही चौंक जाते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ पर किसको लेकर आ गई हो, तुम्हें नहीं दिखता इसने अपने शैडो में कितने ज्यादा सोल्जर छिपा रखे हैं। एसल अपने फादर से कहती है ये हमारा गेस्ट है। फादर उसे कहती है ऐसा कौन सा गेस्ट होता है जो अपने साथ शैडो सोल्जर्स की आर्मी लेकर आता है। उसी वक्त सिपाही आकर जिन्हू को घेर लेते हैं। जिन्हू कहता है इसके फादर की नजर तो काफी ज्यादा तेज है। जिन्हू एसल के फादर से कहता है मैंने एसल से वादा किया था कि मैं उसको सेफली जहाँ तक लेकर आऊंगा और वो बदले में मुझे एंट्री पास देगी और मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। एसल के फादर जिन्हू की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं कहीं यही वो बंदा तो नहीं जो कि अपने शैडो सोल्जर्स के साथ हमारे डीमंस को मार रहा है और डीमन कासल पर ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है। यहाँ पर मौजूद सारे 20 क्लैंस में से हमारा डीमन क्लैन सबसे ज्यादा कमजोर है, हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसने तो वोल्केन और मीटस को भी हरा दिया है। फादर जिन्हू से कहते हैं क्या तुम्हें सिर्फ एंट्री पास चाहिए। जिन्हू से कहता है नहीं मुझे एक और चीज भी चाहिए। साथ ही वो एसल के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है मुझे एसल भी चाहिए, लेकिन एसल शर्माना शुरू कर देती है। जिन्हू फादर से कहता है एसल को पता है कि बाकी के एंट्री पासेस कहाँ पर है, इसलिए मुझे एसल चाहिए, मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये बात सुनते ही एसल के फादर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सच समझ आती है शायद वो एसल को अपने साथ ले जाना चाहता है। जैसे ही जिन्हू फादर को गुस्से में देखता है वो एसल के कंधे से अपना हाथ हटा लेता है और कहता है मुझे लगता है शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। नेक्स्ट सीन में जिन्हू खाने के टेबल पर बैठा होता है। एसल और उसके फादर भी उनके साथ ही बैठी होती हैं। एसल के फादर जिन्हू से कहते हैं अच्छा तो तुम्हें हमारे पास से सिर्फ एंट्री पास और एक गाइड चाहिए। एसल के फादर कहते हैं वैसे तो एक इंसान के साथ इस तरह की डील करने से मेरी प्राइड में कमी होगी, लेकिन जैसे कि मुझे पता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके पास बहुत सारी शैडो आर्मी है, हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हार मानना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। जिन्हू एसल के फादर से कहता है मैं आपकी बेटी को जरा भी खतरे में नहीं डालूंगा, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। एसल के फादर उसे कहते हैं चलो ठीक है। साथ ही वो अपने सर्वेंट्स कहते हैं एंट्री पास ले आओ और वो एंट्री पास ले आते हैं और वो जिन्हू को दे देते हैं। जिन्हू उसे खोल कर चेक करता है और कहता है ये तो वाकई में एक एंट्री पास है, क्या आपके बाद मुझे सारे क्लैंस के साथ फाइट करना होगी अपना एंट्री पास हासिल करने के लिए। जिन्हू एंट्री पास लेकर खड़ा हो जाता है और एसल से कहता है क्या अब हम लोग चलें। एसल उसे कहती है हाँ चलते हैं। उसी वक्त जिन्हू के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है एक डीमन तुम्हारी पार्टी में शामिल होना चाहता है और इसकी डिटेल्स उसे बताई जाती हैं कि अगर वो डीमन तुम्हारे साथ फाइट करता है तो तुम्हारे एक्सपीरियंस में से उसे भी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। एंट्री पास की मदद से सिर्फ वही बंदा तुम्हारे साथ अगले फ्लोर पर जा सकता है जो तुम्हारी पार्टी का मेंबर है। जिन्हू एसल से कहता है अगर कोई फाइट होती है तो तुम्हें इसमें हिस्सा नहीं लेना, सिर्फ मैं ही फाइट करूंगा, तुम पीछे रहकर सिर्फ देखना। फिर वो दोनों एंट्री परमिट को इस्तेमाल करते हुए 81st फ्लोर पर चले जाते हैं। जिन्हू एसल से कहता है तुम अपने घोड़ा साथ लेकर नहीं आई। एसल उसे कहती है तुम्हारी पार्टी की मेंबर सिर्फ मैं हूँ, मेरा घोड़ा तुम्हारे साथ नहीं जा पाएगा। जिन्हू जैसे आगे बढ़ने लगता है एसल अपना बैग उतारती है और कहती है मेरे पास कुछ है, मेरे फादर ने मुझे एक अल्कोहल की बोतल दी है। इस डीमन क्लैन के सरदार को ये बॉटल बहुत ज्यादा पसंद है, अगर हम उसे ये देते हैं तो निगोशिएशन बहुत ही अच्छी रहेगी और हम उससे एंट्री पास ले सकते हैं, वो भी बिना फाइट के। जिन्हू एसल से पूछता है क्या इस क्लैन के साथ तुम्हारा ताल्लुक अच्छा है, क्या तुम्हारे दोनों क्लैंस के दरमियान दोस्ती है। एसल उसे कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा क्लैन बहुत ज्यादा वीक है, ये लोग हमें बहुत ज्यादा कमजोर समझते हैं। जिन्हू उसे कहता है फिर तो ठीक हो गया, तुम यहीं पर रुको और इंतजार करो, मैं अभी जाता हूँ और वापस आता हूँ। जिन्हू अपने डीमंस की आर्मी को लेकर उनके डीमन कासल की तरफ चला जाता है और फिर कुछ ही मिनटों के बाद वो गाशी क्लैन को हरा देता है और उनसे एंट्री परमिट लेकर वापस आ जाता है। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का होता है जहाँ पर चेयरमैन गन ही नेशन लेवल हंटर के सामने बैठे होते हैं। नेशन लेवल का हंटर उनसे कहता है वैसे तो मुझे कोरियन इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन तुम्हारी इंग्लिश से मुझे सुनकर लगता है तुमने कहा कि तुम्हारा एस रैंक का हंटर अवेलेबल नहीं है और तुम्हें पता भी नहीं कि वो कहाँ पर है। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं वो लड़का बहुत ज्यादा तेज है, हमें नहीं पता चलता कि वो कहाँ चला जाता है, लेकिन हमारे मॉनिटरिंग डिवीजन ने उसके ऊपर नजर रखी हुई है, वो जैसे ही मिलेगा हमें पता चल जाएगा। नेशन लेवल का हंटर उनसे कहता है मैं तुम लोगों का भरोसा कैसे कर सकता हूँ। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं अब हमारी एसोसिएशन वाले लोग इतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं जो एक नेशन लेवल हंटर के सामने झूठ बोलेंगे। नेशन लेवल का हंटर हंसते हुए कहता है तुम लोगों को मेरे सामने झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। वो उनसे कहता है मैंने सुना है कि हमारे डांसू ने कुछ अर्सा पहले यहाँ पर आकर बहुत ही बुरा किया, उसने यहाँ पर मसला क्रिएट कर दिया था। वो क्योंकि खुद भी एक एस रैंक का हंटर है, इसलिए हम लोग उसे ज्यादा कुछ नहीं कहते क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एस रैंक के हंटर्स कानून से ऊपर हैं।
चेयरमैन गानी उसकी बात सुनकर कहते हैं, ये डांगसू को हमारा कह रहा है, इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स वालों ने डांगसू को अपना मान लिया है, हालांकि वो एक साउथ कोरियन है। नेशनल लेवल का हंटर उनसे कहता है, हाँ ये बात ठीक है कि मैं यहाँ पर जिन्हू के लिए आया था, लेकिन अब क्योंकि जिन्हू का तुम लोगों को खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है, इसके अलावा मेरा एक और भी काम है जो तुम लोगों को करना है। मैं चाहता हूँ कि डांगसू को साउथ कोरिया में वापस आने दिया जाए, उसके ऊपर जो बैन लगाया गया है उसको हटाया जाए। और मैंने सुना है कि तुम लोगों ने ये काम पहले से ही कर दिया है, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं बचा। चेयरमैन गानी उसे कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, डांगसू साउथ कोरिया में आ सकता है। नेशनल लेवल का हंटर खड़ा हो जाता है और चेयरमैन से हाथ मिलाते हुए कहता है, अगर मुझे कुछ और रिक्वेस्ट करना हुआ तो मैं तुम लोगों को कॉल करूंगा, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। चेयरमैन उसके सामने खड़े होकर सोच रहे होते हैं, हालांकि मेरी अपनी बॉडी भी काफी ज्यादा है, लेकिन इस बंदे के सामने तो बिल्कुल एक बच्चा लग रहा हूँ। चेयरमैन गानी उससे कहते हैं, क्या तुम जेजू आइलैंड की रेड में हिस्सा लेना चाहोगे? नेशनल लेवल का हंटर उनसे कहता है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं इस रेड में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन साथ ही जाते हुए वो इनसे ये भी कह जाता है, अगर तुम लोग मुझे हायर करना चाहते हो तो फिर मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। और साथ ही वो नेशनल लेवल का हंटर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 46 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप के एपिसोड 47 के साथ हाजिर हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एक नेशनल लेवल का हंटर जो कि यूनाइटेड स्टेट से है, वो मिस्टर गो गानी से मिलने के लिए आता है और उन्हें अपनी सारी बात बताकर वहाँ से चला जाता है। चेयरमैन गानी मिस्टर वूजिन से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है आने वाली जेजू आइलैंड की रेड में ये बंदा हमारे साथ जाएगा या नहीं? मिस्टर वूजिन कहते हैं, मुझे नहीं पता कि ये जाएगा या नहीं, लेकिन जापान के एक बड़े गिल्ड ने हमारे साथ कोऑपरेट करने का कहा है और इस वक्त जापान से एक हंटर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट सीन फिर से डीमन कासल का होता है। जिन्हों बहुत सारे डीमन कासल्स में जाकर बहुत सारे डीमंस को हरा देता है। अब जिन्हों का लेवल 87 तक पहुंच चुका है। जिन्हों के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं। जिन्हों कहता है इन सारे डीमंस का रैंक बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए इनसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी ज्यादा मिलते हैं। उसी वक्त जिन्हों इग्रिस और टैंक की तरफ देखता है, उन दोनों का लेवल मैक्सिमम पर पहुंच जाता है और जिन्हों के पास विंडो ओपन होती है जिसमें कहा जाता है तुम अपने सोल्जर्स को मैक्सिमम लेवल पर पहुंचने पर प्रमोट कर सकते हो। जिन्हों कहता है इसका मतलब सिस्टम में ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, जैसे मेरे सोल्जर्स मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएंगे मैं उनको प्रमोशन दे सकता हूँ। वो दोनों ही आकर जिन्हों के सामने बैठ जाते हैं और सिस्टम बार बार उसे कह रहा होता है क्या तुम इनको प्रमोट करना चाहते हो या नहीं। जिन्हों उन दोनों की प्रमोशन को एक्सेप्ट कर लेता है। प्रमोशन ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही उन दोनों की अपीयरेंस चेंज हो जाती है। इग्रिस का रैंक पहले नाइट था, अब वो एक एलीट नाइट बन जाता है। जिन्हों उसकी तरफ देखता है कहता है मुझे लगता है कि मेरा इग्रिस अब एक एस रैंक के हंटर के बराबर पहुंच चुका है, जबकि टैंक का रैंक नाइट हो जाता है, यानी कि वो एक ए रैंक का हंटर बन गया है। उसी वक्त एसएल जो कि जिन्हों के पास ही खड़ी होती है उससे कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुमने अब तक कितने ज्यादा क्लैंस को खत्म कर दिया है? जिन्हों से कहता है तुम्हारे क्लैन को छोड़कर टोटल 9 क्लैंस हो गए हैं, क्योंकि मैं इस वक्त 89 फ्लोर पर हूँ। एसएल जिन्हों से कहती है जैसे ही आप 90 फ्लोर पर जाएंगे वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पावरफुल नाइट्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले 10 क्लैंस बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर हम लोग उनके साथ निगोशिएशन करें तो क्या पता वो हमें अपने एंट्री पास ऐसे ही दे दे। जिन्हों ऐसे से कहता है अगर मैं तुम्हारे क्लैन से कमजोर होता तो क्या तुम लोग मेरे साथ निगोशिएशन करते? तुम लोग तो मुझे वहीं पर मार देते। जिन्हों की बात सुनकर ऐसे हैरान हो जाती है। जिन्हों से कहता है ये दुनिया ऐसे ही चलती है, अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो तुम मारे जाओगे। साथ ही जिन्हों ऐसे से कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारा रेडिस क्लैन बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर मैं बाकी सारे क्लैंस को हरा देता हूँ तो इसका मतलब तुम्हारा रेडिस क्लैन ऊपर चला जाएगा। एसएल उसे कहती है मेरे क्लैन का नाम रेडिस नहीं रेडिन है। एसएल जिन्हों से कहती है लेकिन आपने मेरे क्लैन को क्यों छोड़ दिया? जिन्हों से कहता है क्योंकि मुझे तुम पसंद आ गई हो। ये बात सुनकर वो फिर से चिढ़ाना शुरू कर देती है। जिन्हों कहता है मुझे लगता है मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया। फिर जिन्हों 90th फ्लोर पर चला जाता है और कहता है जैसा कि एसएल ने कहा था यहाँ के डीमंस बहुत ज्यादा पावरफुल है, नीचे वाले सारे फ्लोर्स के मुकाबले में यहाँ के डीमंस ज्यादा पावरफुल है। जिन्हों सारे फ्लोर्स को क्लियर करते हुए 97 फ्लोर पर चला जाता है। 97 फ्लोर तक पहुंचने तक जिन्हों का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जिन्हों का लेवल 90 पर पहुंच गया है। ऐसा जिन्हों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है इस इंसान ने तो हमारे रैंक 5 के क्लैन को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। क्या सारे इंसान इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं? जिन्हों से कहता है नहीं, सारे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कुछ होते हैं। जिन्हों सोचता है हमारे कोरिया में मुझे लगता है कि सिर्फ 2 ही ऐसे हंटर्स हैं जो कि एस रैंक से ज्यादा पावरफुल हैं। चेयरमैन गो गानी और चाइन वो दोनों ही पावरफुल हैं, बाकी के सारे एस रैंक के हंटर्स के मुकाबले में। जिन्हों कहता है क्योंकि मैं इनकी पावर एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि एस रैंक के हंटर्स में भी पावर गैप है। जैसे चाइन चोई जोंग से बहुत ज्यादा पावरफुल है, हालांकि चोई जोंग को अल्टीमेट सोल्जर कहा जाता है।
जब लास्ट टाइम मैं डीमन कासल से बाहर गया था तो मेरी पावर गोगानी के बराबर थी, लेकिन अब जबकि मैं लेवल 90 पे पहुंच चुका हूँ, मेरी पावर गोगानी से ज्यादा है। जिन्हू एसन से कहता है तुम अपने फ्लोर पर वापस जा सकती हो, बाकी का सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा। एसन हैरान हो जाती है और जिन्हू से कहती है क्या मेरा कोई इस्तेमाल नहीं रहा, क्या मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। जिन्हू आगे बढ़ता है और एसन से कहता है तुमने अब तक बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब वापस चली जाओ। एसन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, फिर जिन्हू से कहती है नहीं मुझे वापस नहीं जाना, मुझे देखना है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या निकलता है, आखिरी फ्लोर तक तुम कैसे पहुँचते हो और तुम्हारी फाइट का नतीजा क्या निकलेगा। जिन्हू से कहता है चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वो 98 फ्लोर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन रियल वर्ल्ड का होता है, जो कि इंचियन एयरपोर्ट का एक सीन दिखाते हैं, जहाँ पर जापान की तरफ से आया हुआ हंटर लैंड करता है। इस हंटर का नाम रियोजी गोटो होता है, जबकि उसके साथ उसकी एक असिस्टेंट होती है, जो कि ट्रांसलेटर के तौर पर होती है, लेकिन वो भी एक ए रैंक की हंटर होती है और उसका नाम हानिकावा होता है। रियोजी एयरपोर्ट पर गुजरते हुए कहता है मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा कमोशन महसूस हो रही है, लगता है कोई स्ट्रॉन्ग एस रैंक का हंटर यहाँ पर है। हानिकावा उसे कहती है क्या वो आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रियोजी उसे कहता है पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी वक्त हंटर एसोसिएशन से एक बंदा आता है और कहता है क्राउड की वजह से मैं लेट हो गया। रियोजी से पूछता है एयरपोर्ट पर क्या मसला चल रहा है, यहाँ पर इतना ज्यादा रश क्यों है। एसोसिएशन का बंदा रियोजी से कहता है यूनाइटेड स्टेट्स एक नेशन लेवल का हंटर यहाँ पर है जो वापस जाने के लिए रेडी हो रहा है। फिर वो एसोसिएशन का बंदा उनसे कहता है चलिए मेरे साथ आए, मैं आपको हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में ले चलता हूँ। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का होता है, जहाँ पर चेयरमैन गोगानी सामने बैठी होती है। रियोजी गोटो भी उनके सामने जाकर बैठ जाता है और साथ ही रियोजी के गिल्ड के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि जापान में टोटल 21 एस रैंक के हंटर्स हैं, जिनमें से 11 सिर्फ रियोजी के पास है। चेयरमैन गन ही कहते हैं कोरिया में इस वक्त टॉप क्लास के 5 गिल्ड्स हैं, जो कि पूरे कंट्री को संभाल रहे हैं, लेकिन पूरे जापान में सिर्फ एक ही बड़ा गिल्ड है जो कि पूरे कंट्री को संभाल रहा है। और इस बात में कोई शक नहीं कि चाइना के बाद जापान का गिल्ड सबसे बड़ा गिल्ड है। हानिकावा चेयरमैन से कहती है मैं इनकी बातों को ट्रांसलेट करूंगी, रियोजी सान जो कुछ भी बोलेंगे मैं उसे आपके सामने इंग्लिश में पेश करूंगी। हानिकावा रियोजी की तरफ से चेयरमैन से कहती है कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा एक चींटी जेजू आइलैंड से जापान में आ गई थी और उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। हम लोग जेजू आइलैंड को इस तरह नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है हम लोग कोरिया की मदद करेंगे। हम लोग अपने हंटर्स के साथ मिलकर और आपके हंटर्स के साथ मिलकर चौथी रेड करेंगे। रियोजी चेयरमैन से कहती है मेरे यहाँ पर आने का यही मकसद है, मैं एक प्रपोजल लेकर आया हूँ, क्यों ना हम अपने एस रैंक के हंटर्स और आपके एस रैंक के हंटर्स को मिलाकर एक बड़ी सी टीम बनाएं और जेजू आइलैंड को क्लियर करने की कोशिश करें। चेयरमैन रियोजी से कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब है हम दोनों कंट्रीज मिलकर अपने हीरोज को वहाँ पर भेजें और एड्स की कॉलोनी पर हमला करें। चेयरमैन रियोजी से कहते हैं मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि जापान के एस रैंक के हंटर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जेजू आइलैंड पर जाना खतरनाक हो सकता है। रियोजी चेयरमैन से कहता है हमें भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि जेजू आइलैंड बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया है। हानिकावा आगे बढ़ती है और एक पेपर पर लिखा हुआ सारा डेटा मिस्टर चेयरमैन के सामने पेश करती है। रियोजी कहता है हमने सालों से रिसर्च की है और उन एंड्स के बारे में कुछ डेटा इकट्ठा किया है। हालांकि वो एंड्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक मसला है, उनकी एक वीकनेस है, उनका लाइफ स्पैन, वो सिर्फ 1 साल तक ही जिंदा रह सकती है। अगर मैं सीधी सादी जुबान में कहूँ तो हमें सिर्फ उनकी क्वीन को मारना है। अगर हम एक बार क्वीन को मार देंगे तो बाकी की सारी एंड्स 1 साल के अंदर मर जाएंगी और जेजू आइलैंड क्लियर हो जाएगा। चेयरमैन सोचते हैं सिर्फ क्वीन को मारना ये काफी अच्छा प्लान है। हालांकि उस आइलैंड पर हजारों की तादाद में एड्स हैं, लेकिन एक मसला ये भी है कि हम लोग उस क्वीन तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि आइलैंड पूरा तो चूंटी से भरा हुआ है। हमें सारी चूंटी को क्लियर करते हुए उस क्वीन तक पहुंचना होगा। रियोजी उनसे कहता है आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारी गार्ड चूंटियाँ होंगी और उनको पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अगर ऐसा हो कि वो सारी चूंटियाँ अपनी टनल को छोड़कर बाहर आ जाएं और उनकी क्वीन अकेली रह जाए तो फिर हम क्वीन को आसानी से मार सकते हैं। चेयरमैन उनसे कहते हैं लेकिन क्या ऐसा करना पॉसिबल है। रियोजी कहता है पिछले 3 सालों में 3 बार ऐसा हुआ है और हमने तीनों बार के डेटे को अच्छी तरह से जांच किया है। साउथ कोरिया के हंटर्स ने 3 बार रेड करने की कोशिश की थी और तीनों बार जब वो जेजू आइलैंड पर लैंड हुए चूंटियों ने अपनी टनल को छोड़ दिया और उन पर हमला करने के लिए बाहर निकल आई, जबकि क्वीन उनके वहाँ पर अकेली रह गई। एसोसिएशन वाले ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हानिकावा उनसे कहती है हमने इसको बहुत ज्यादा एग्जामिन किया है, हम डिटेल रिपोर्ट आपको पेश कर रहे हैं, आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं, ऐसा वाकई में हुआ है। रियोजी उनसे कहते हैं मेरे गिल्ड में 11 एस रैंक के हंटर्स हैं, उनमें से 10 एस रैंक के हंटर्स मुझे शामिल करके हम सारे 10 एस रैंक के हंटर्स आपके साथ इस रेड में हिस्सा लेंगे और हम लोगों का काम ये होगा हम सब लोग मिलकर उन सारी चूंटियों को टनल से बाहर निकालेंगे और आपके सोल्जर टनल के अंदर जाएंगे और जाकर एंड क्वीन को मारेंगे। चेयरमैन रियोजी की बात सुनने के बाद सोचते हैं इसका प्लान तो काफी ज्यादा दमदार है। अगर 10 एस रैंक के हंटर्स उन सारी चूंटियों को बाहर निकाल लेंगे तो टनल में सिर्फ क्वीन रह जाएगी, हमारे हंटर्स उस क्वीन को मार सकते हैं।
रियोजी उनसे कहता है हमारे 10 हंटर्स टीम्स में बढ़ जाएंगे और आइलैंड के चारों तरफ फैल जाएंगे और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन सारी चींटियों को बाहर निकाल लाएंगे। जैसे वो चींटियां अपनी टनल को छोड़कर बाहर आ जाएंगी, साउथ कोरिया के हंटर्स हेलीकॉप्टर में वहाँ पर लैंड करेंगे और सीधा टनल के अंदर जाकर चींटियों की क्वीन को मार देंगे। चेयरमैन कहते हैं इस प्लान में वाकई में दम है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, रियोजी कोटो हमारी मदद करने को क्यों तैयार है और ये अपने 10 एस रैंक के हंटर्स को क्यों लेकर आ रहा है, 11वें को अपने साथ क्यों नहीं ला रहा, जबकि उसी वक्त रियोजी भी यही सोच रहा होता है। अगर एक बार मैंने एस रैंक की डंजन को क्लियर कर लिया तो फिर मुझे भी एक नेशन लेवल का हंटर बना दिया जाएगा, क्योंकि नेशन लेवल के हंटर उन्हें कहा जाता है जिन्होंने कम से कम एक बार एस रैंक की डंजन को क्लियर किया हो। और इस वक्त जापान को एक नेशन लेवल के हंटर की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि मैं बनने वाला हूँ। साउथ कोरिया मेरे इस प्लान को मना कर ही नहीं सकता, मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि मुझे पता है कि मेरा रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे एक नेशन लेवल का हंटर बनना है। जबकि चेयरमैन गन ये सोच रहे होते हैं जापान के मुकाबले में साउथ कोरिया में सिर्फ 8 एस रैंक के हंटर्स हैं। मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं रेड में हिस्सा नहीं ले सकता। मिन ब्यांगू जो कि रिटायर हो चुका है वो भी हिस्सा नहीं ले सकता, इसलिए हमारे पास सिर्फ 6 एक्टिव हंटर्स बचते हैं जो कि इस रेड में हिस्सा ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम अपने 6 एस रैंक के हंटर्स के साथ चींटियों की क्वीन को मार सकते हैं, लेकिन कहानी चेंज हो जाएगी अगर संग जिनवू हमारे साथ मिल जाता है और वो इस रेड को ज्वाइन करके जेजू आइलैंड पर जाता है, क्योंकि जिनवू बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने एक ए रैंक की डंजन के बॉस को अकेले हराया था। लेकिन हम जिनवू के लिए इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि वो चींटियां बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो रही हैं। पता नहीं कब तक वो सारे पंख निकालकर उड़ना शुरू कर दें। हमें जल्दी से जल्दी उनको खत्म करना होगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। चेयरमैन गन ही रियोजी से कहते हैं हम लोग तुम्हारे डेटा को चेक करेंगे और उसके बाद एक प्लान बनाएंगे और जल्दी ही जापान वालों से कांटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सीन फिर से डीमन कासल का होता है। जिनवू को दिखाया जाता है जो कि 100 फ्लोर पर पहुंच जाता है और उसका लेवल भी दिखाया जाता है कि उसका लेवल 93 पर पहुंच गया है। जिनवू जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो एक बड़े से ड्रैगन के ऊपर डीमन किंग बैठा होता है जिसका नाम बैरन है। जिनवू बैरन की तरफ देखता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या मैं इससे जीत सकता हूँ? और यहीं पर हमारी एपिसोड 47 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या जिनवू बैरन के सामने फाइट में जीता है या नहीं। वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त असरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिग फ्लिक्स। हासिल हूं लेवल अप के एपिसोड 48 के साथ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिनवू डीमन कासल के 100 फ्लोर पर चला जाता है और उसका लेवल भी दिखाया जाता है कि जिनवू 93 लेवल पर है, जबकि वहीं पर एक बड़े से ड्रैगन पर बैरन आता है जो कि डीमन किंग है। एस्टर भी डीमन किंग की तरफ देखती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इंटेंस ब्लड लस्ट महसूस हो रहा है, मैं पहली बार डीमन किंग को देख रही हूँ। जिनवू एस्टर की तरफ देखता है और कहता है इसकी इतनी ज्यादा पावर है कि एस्टर भी इसको महसूस कर सकती है, वो भी बेचारी कांप रही है। जिनवू बैरन की तरफ देखता है और कहता है ये तो एक ऐसा दुश्मन है जो कि उड़ सकता है, ये फाइट थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। उसके ड्रैगन का नाम विवरिन काइसर होता है। जिनवू साथ ही ड्रैगन की तरफ देखकर कहता है ये तो एक विवरिन ड्रैगन है, यहाँ पर मैंने डीमंस के अलावा सिर्फ एक घोड़े को देखा है और इसके अलावा इस ड्रैगन को देख रहा हूँ। साथ ही जिनवू कहता है अगर ये डीमन नहीं है तो इसका मतलब मैं इस ड्रैगन के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेरे पास भी एक उड़ने वाला शैडो आ जाएगा। डीमन किंग वापस में हवा में चला जाता है और अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए अपने स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे बहुत सारे गेट्स ओपन होते हैं और उनमें से डीमन आर्मी बाहर निकलती है। उन बड़े बड़े गेट्स में से डीमन सोल्जर्स और डीमन नाइट्स निकलते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिनवू उस आर्मी की तरफ देखता है और कहता है डीमन नाइट्स और डीमन जनरल्स ये कम से कम किसी ए रैंक के लेवल के हंटर के बराबर तो होंगे, लेकिन असल मसला ये है कि यहाँ पर बहुत सारे डीमंस हैं जिनका मुझे मुकाबला करना पड़ेगा। यहाँ पर कम से कम 100 से ज्यादा हैं। ऐसे जिनवू से कहती है सर अब हम लोग क्या करेंगे? वो डीमंस तो आगे बढ़ रहे हैं। जिनवू से कोई भी जवाब नहीं देता और उसे कहता है 1 मिनट रुको। डीमंस की आर्मी उसके करीब आती जा रही होती है। जैसे ही वो उसके थोड़ा सा और करीब पहुंच जाते हैं, जिनवू अपने डीमन मोनार्च एरिया इफेक्ट को एक्टिवेट करता है। जिनवू का लेवल अप होने की वजह से उसका एरिया इफेक्ट भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। साथ ही जिनवू अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है और उन सबको अटैक करने का कहता है। और आप सबको पता होगा कि इस एरिया इफेक्ट के अंदर डीमन सोल्जर्स के स्टैट्स 50% तक बढ़ जाते हैं, यानी कि उनकी पावर 50% बढ़ जाती है। जिनवू के सारे सोल्जर्स डीमन आर्मी को मारना शुरू कर देते हैं। जिनवू के सारे जनरल्स भी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं, जबकि टस्क भी अपने क्रिस्टल को इस्तेमाल करते हुए हाइमन ऑफ कंबशन इस्तेमाल करता है, जिससे एक जबरदस्त फायर इफेक्ट पैदा होता है और सामने से बहुत सारे डीमंस मर जाते हैं। एस्टर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है मैं जिनवू के साथ 89 फ्लोर से यहाँ पर आई हूँ, लेकिन मैं पहली बार जिनवू को फाइट करते हुए देख रही हूँ, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन साथ ही एस्टर बैरन की तरफ देखती है और कहती है
ये तो इस जगह का किंग है, जबकि जिन्हू एक मॉन्स्टर है जो कि हमारे डीमंस को मार रहा है। मुझे किसका साथ देना चाहिए, अपने किंग का या फिर जिन्हू का? बैरन की स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि वो अपने मुंह से लाइटनिंग क्रिएट कर सकता है। ऊपर की तरफ मुंह करते हुए एक जबरदस्त लाइटनिंग शॉट पैदा करता है। जिन्हू जल्दी से एसन को कवर कर लेता है और कहता है, ये कोई ऑर्डिनरी लाइटनिंग नहीं है, इससे तो मेरे बहुत सारे शैडोज मर गए। ये कोई आम मैजिकल लाइटनिंग नहीं है, ये तो एक स्पेशल मैजिकल लाइटनिंग है। मेरे शैडोज इसके सामने बिल्कुल बेबस हैं। अगर मैंने जल्दी से इसका कोई हल नहीं निकाला, मेरे शैडो सोल्जर्स बार बार रीजनरेट करने के बाद मेरी माना पावर खत्म हो जाएगी। जिन्हू एसल को छोड़कर जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और सीधा बैरन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्हू कहता है, मुझे इस ड्रैगन के पंख को काटना होगा, लेकिन जैसे ही वो उसके पंख पर अटैक करने वाला होता है, बैरन अपनी बड़ी सी तलवार से उसको ब्लॉक करता है और साथ ही बैरन अपनी तलवार को घुमाते हुए जिन्हू को पीछे की तरफ पुश करता है, जिससे जिन्हू दूर जाकर गिरता है। जिन्हू के नीचे गिरने के फौरन बाद ही बैरन फिर से अपने मुंह में इलेक्ट्रिसिटी को लोड करता है और उस पर अटैक करता है। जिन्हू उठकर भागना शुरू कर देता है, जबकि बैरन अपनी इलेक्ट्रिसिटी को उसके पीछे पीछे दौड़ा रहा होता है, बिल्कुल एक लेजर बीम की तरह, जो कि अपने टारगेट का पीछा कर रही हो। जिन्हू कहता है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, ये मुझे बहुत जल्दी पकड़ लेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अटैक से बच पाऊंगा। उसी वक्त नीचे से टस्क आगे बढ़ता है और अपनी फायर पावर को इस्तेमाल करते हुए उसकी इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक करता है। आपको याद होगा कि टस्क भी अपने मुंह से फायर पावर निकाल सकता है। उन दोनों की पावर्स आपस में टकराती हैं, क्योंकि टस्क के पास वो मैजिकल क्रिस्टल है, जिसकी वजह से उसकी फायर पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो बैरन की इलेक्ट्रिसिटी को पीछे की तरफ पुश करते हुए ऊपर की तरफ ले जाता है, जिससे बैरन का ड्रैगन जख्मी हो जाता है और बैरन अपने ड्रैगन से नीचे गिर जाता है। जिन्हू कहता है, टस्क को मैजिकल क्रिस्टल देकर मैंने बहुत ही अच्छा फैसला किया था। बैरन के नीचे गिरते ही जिन्हू उठकर खड़ा हो जाता है और अपना ड्रैगन निकाल लेता है और उसे कहता है, चलो शुक्र है तुम नीचे तो आ गए। ऊपर की तरफ देख कर तुम्हें तो गर्दन में दर्द हो गया। डीमन किंग नीचे उतरने के बाद भी अपने मुंह से इलेक्ट्रिसिटी फायर कर रहा होता है और जिन्हू के बहुत सारे सोल्जर्स को मार देता है। जिन्हू कहता है, मेरे सोल्जर्स के मरने की वजह से मेरे माना पॉइंट्स कम होते जा रहे हैं और मुझे इनको रिप्लेनिश करने का टाइम भी नहीं मिल रहा। जिन्हू कहता है, मेरे जनरल्स को जितनी बार रीजनरेट होना पड़ता है, उतना ज्यादा मेरा माना कंज्यूम होता है। छोटे सोल्जर्स के लिए मुझे कम माना की जरूरत है, लेकिन इग्रिस, टैंक और टस्क के लिए मुझे बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। उसी वक्त आयरन आगे बढ़ता है और बैरन पर अटैक करता है, लेकिन बैरन क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो आयरन को खत्म कर देता है। फिर आयरन के फौरन बाद इग्रिस उस पर अटैक करता है, लेकिन बैरन इग्रिस की तलवार को अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है और अपने मुंह से इलेक्ट्रिसिटी निकालते हुए इग्रिस को भी मार देता है, यानी इग्रिस भी वापस चला जाता है। असल में मैं यहाँ पर शैडोज के लिए मरने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये शैडोज मार नहीं सकते, ये दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। जिन्हू उठता है और अपने वाइटल स्ट्राइक इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए अपने डैगर के साथ बैरन पर अटैक करता है, लेकिन बैरन अपनी बड़ी सी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। जिन्हू कहता है, मेरी वाइटल स्ट्राइक को भी इसने ब्लॉक कर दिया। उसी वक्त बैरन आके अपना हाथ बढ़ाता है और जिन्हू को सर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। बैरन जैसे ही अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई तलवार से जिन्हू को मारने लगता है, उसी वक्त इग्रिस फिर से निकलता है और अपनी तलवार से उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करता है। जिन्हू जल्दी से अपने नाइफ को उसके सीने में दंसा देता है। दूसरी तरफ से इग्रिस भी अपनी तलवार को उसके बाजू में दंसा देता है, जो कि उसके बाजू के आर पार हो जाती है। बैरन के दूसरे हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। इससे बैरन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बौखलाते हुए अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर को चारों तरफ रिलीज करता है। उसकी इलेक्ट्रिसिटी से बचते हुए जिन्हू का फायर रेजिस्टेंस वाला रोब, जो कि उसने स्पेशल खरीदा था, वो भी सारा जल जाता है। बैरन अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों में तो मैजिकल स्वर्ड्स बना लेता है। जिन्हू भी अपने दूसरे हाथ में नाइट किंग डैगर को निकाल लेता है और फिर वो दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और बड़ी ही स्पीड के साथ एक दूसरे के सामने आगे बढ़ते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे की तलवार के अटैक को ब्लॉक करते हैं। एक तरफ से बैरन अटैक करता है और एक तरफ से जिन्हू अटैक करता है। फिर वो दोनों ही बड़ी स्पीड के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। जिन्हू बैरन के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। बैरन अपने मुंह में दोबारा से इलेक्ट्रिक शॉक क्रिएट करता है और उस पर फायर करने लगता है। जिन्हू कहता है, इतने डिस्टेंस से मैं बच नहीं पाऊंगा। बैरन जैसे ही अपनी इलेक्ट्रिक बीम को छोड़ता है, जिन्हू अपने नाइफ को सामने करते हुए उसको डॉज करता है, जिससे वो बीम ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन जिन्हू के हाथ से उसके दोनों डैगर छूट जाते हैं। बैरन फिर से अपनी तलवार का वार करता है। जिन्हू जल्दी से उसको बाजू से पकड़ लेता है। जिन्हू ने बैरन के दोनों बाजुओं को पकड़ रखा होता है ताकि वो तलवार से उस पर अटैक न कर पाए, लेकिन बैरन फिर से अपने मुंह में एक इलेक्ट्रिक शॉक क्रिएट करता है और जिन्हू पर बीम जोड़ने वाला होता है। जिन्हू कहता है, इसकी मानव पावर तो बहुत ज्यादा है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन बैरन के शूट करने से पहले ही एसिल उसके ऊपर अपनी तलवार फेंकती है, जिससे बैरन का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। जिन्हू उसी वक्त मौका देखकर अपनी डोमिनेटर टच इफेक्ट को एक्टिवेट करता है और अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए उसके दोनों बाजुओं को उखाड़ देता है। जिन्हू उसके दोनों बाजुओं को उखाड़ने के फौरन बाद उसकी थोड़ी के नीचे पंच मारता है और जिन्हू की स्ट्रेंथ क्योंकि बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से बैरन बेचारे का सर उड़ जाता है और वो मर जाता है। और साथ ही विंडो ओपन होती है। जिन्हू से कहा जाता है कि तुमने डीमन किंग बैरन को हरा दिया है। बैरन के मरते साथ ही जिन्हू की क्वेस्ट पूरी हो जाती है।
जिन्हू वहीं पर बैठ जाता है और एसेल से कहता है जल्दी से जाकर अपने फादर को बताओ कि तुम्हारा रेडिस क्लैन अब टॉप प्लेस पर है। एसेल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जिन्हू से कहती है मेरे क्लैन का नाम रेडिस नहीं रेडिर है। डीमन किंग को मारने के बाद जिन्हू का लेवल दिखाया जाता है जो कि 97 तक पहुंच चुका है। अब जिन्हू के पास सिर्फ 3 लेवल्स रह गए हैं 100 तक पहुंचने के लिए। जिन्हू आराम करने के लिए बैठ जाता है जबकि उसके शैडो सोल्जर्स वहां से हासिल होने वाले सारे माना क्रिस्टल्स और सारी लूट को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जिन्हू को उसके रिवार्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं, साथ ही उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलते हैं। सेट आइटम के तौर पर जिन्हू को डीमन किंग की रिंग मिलती है जिसके साथ उसका सेट कंप्लीट हो जाता है। और अब इन तीनों सेट्स के कंप्लीट होने के बाद वो वाटर ऑफ लाइफ को क्रिएट कर सकता है, यानी अपनी मॉम को क्योर कर सकता है। और इंग्रेडिएंट के तौर पर जिन्हू को जो प्योरीफाइड ब्लड ऑफ डीमन किंग चाहिए था वो भी उसे मिल जाता है। जिन्हू अपने तीनों आइटम्स को बाहर निकाल लेता है, यानी एक उसकी वो मैजिकल वुड होती है, इसके अलावा वाटर ऑफ इकोनिक फॉरेस्ट होता है और तीसरा जो प्योरीफाइड ब्लड होता है। वो उन तीनों को मिलाकर क्राफ्टिंग स्टार्ट करता है और उसके पास विंडो ओपन होती है जिसमें क्राफ्टिंग की लोडिंग स्टार्ट हो जाती है। साथ ही एक विंडो में से बताया जाता है कि तुम्हारे पास जितने इंटेलिजेंस पॉइंट हैं उनकी बेस पर ही क्राफ्टिंग होगी। ये सक्सेसफुल होगी या नहीं ये तुम्हारे इंटेलिजेंस पॉइंट पर बेस करता है। और फिर सारे 10 सेकंड का टाइमर चलना शुरू हो जाता है। जिन्हू कहता है अगर मुझे पहला इससे कुछ पता होता कि मेरे इंटेलिजेंस पॉइंट काम आएंगे तो मैं अपने इंटेलिजेंस पॉइंट को बढ़ा लेता। अगर ये फेल हो गया तो मैं अपनी मॉम को कभी भी क्योर नहीं कर पाऊंगा। और साथ ही टाइमर उल्टा चलना शुरू हो जाता है। 8 7 6 5 4 3 2 1 और साथ ही उसे लिख दिया जाता है कि तुमने इसको सक्सेसफुली हासिल कर लिया है। जिन्हू को होली वाटर ऑफ लाइफ मिल जाता है। जिन्हू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिन्हू अपने तीनों इंग्रेडिएंट्स की तरफ देखता है और कहता है लाइफ वुड में से थोड़ा सा कम हो गया है जबकि प्योरीफाइड ब्लड में से भी थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन मेरा तीसरा वाटर तो बिल्कुल खत्म हो गया है। मुझे लगता है शायद सिस्टम ने इसके एग्जैक्ट अमाउंट को इस्तेमाल किया है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मेरे पास बच गए हैं। जिन्हू होली वाटर ऑफ लाइफ को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है तो ये है वो होली वाटर ऑफ लाइफ जिससे मेरी मॉम क्योर हो सकती है, जो किसी भी बीमारी को क्योर कर सकता है। लेकिन इसे मेरी मॉम को पूरा पीना होगा, पता नहीं मेरी मॉम इसको पूरा पी पाएंगी या नहीं। जिन्हू कहता है मुझे अभी के अभी वापस जाना होगा और सीधा हॉस्पिटल ही जाना होगा। उसी वक्त आयरन उस ड्रैगन को खींचता हुआ उसके पास ले आता है। जिन्हू आयरन की तरफ देखता है और कहता है आयरन तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो गए हो, इस बात को तुमने जल्दी से समझ लिया तो मुझे क्या चाहिए। जिन्हू उस ड्रैगन की तरफ देखता है और कहता है जागो और उसके शैडो को बाहर निकाल लेता है। जिन्हू ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है चलो मैं डीमंस को तो अपने सोल्जर नहीं बना सकता, कम से कम मुझे एक उड़ने वाला ड्रैगन तो मिल गया। साथ ही जिन्हू से कहा जाता है इस ड्रैगन के लिए अपना नाम चूज करो। जिन्हू कहता है मुझे इसका नाम याद नहीं रहा, चलो मैं इसे अपना एक नाम देता हूँ, आज के बाद इसका नाम काइसल होगा। एसेल उसकी तरफ देखती है और कहती है इस ड्रैगन पर बैठकर हम लोग बहुत जल्दी अपने रेडी क्लैन तक पहुंच जाएंगे। जिन्हू ये सोच रहा होता है मुझे जल्दी से वापस जाना होगा, मैं अपनी मॉम को क्योर करना चाहता हूँ, मुझे वापस रेडी क्लैन नहीं जाना। और यहीं पर हमारी एपिसोड 48 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या जिन्हू की मॉम होली वाटर ऑफ लाइफ से वाकई में क्योर होती है या नहीं। वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन्हू बैरन को हरा देता है और होली वाटर ऑफ लाइफ को क्रिएट कर लेता है। जिन्हू उस ड्रैगन के शैडो को भी निकाल लेता है और उसे काइजल का नाम देता है। एसेल उसे कहती है इस ड्रैगन पर बैठकर हम लोग बहुत जल्दी रेडी क्लैन पहुंच जाएंगे। मैं श्योर हूँ कि वहाँ पर एक पार्टी का इंतजाम किया गया होगा, तुम्हें वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। मेरे फादर हमें देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। जबकि जिन्हू अपनी ही सोचों में गुम होता है। जिन्हू कहता है अभी तो मैंने अपने रिवॉर्ड्स को हासिल करना है। सबसे पहला उसका रिवॉर्ड होता है हाई क्वालिटी का रून स्टोन। जिन्हू स्टोन की डिटेल्स पढ़ता है तो असल में उसके जॉब रिलेटेड स्किल होता है जो कि शैडो एक्सचेंज का होता है, यानी जिन्हू अपने शैडो के साथ अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर सकता है चाहे वो कहीं पर भी हो। लेकिन एक बार बॉडी एक्सचेंज करने के बाद उसे 3 घंटे तक इंतजार करना होगा। जिन्हू कहता है ये तो बेसिकली टेलीपोर्टेशन जैसा ही है। जिन्हू अपने सोल्जर से कहता है तुम सबने बहुत ही अच्छा काम किया। साथ में एसेल से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें वापस अकेले जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एसेल से कहती है तो फिर पार्टी का क्या होगा। जिन्हू से कहता है तुम्हारा प्लान 80 फ्लोर पर है, अब मैं वापस नहीं जाने वाला, वो भी सिर्फ पार्टी के लिए। साथ ही जिन्हू एसेल को बाय बोलता है और कहता है अगर तुम्हारा कभी मौका मिला तो तुम्हें जरूर देखने के लिए आऊंगा। जिन्हू अपने नए मिलने वाले शैडो एक्सचेंज स्किल को एक्टिवेट करता है और अपने एक शैडो के साथ एक्सचेंज होकर अपनी गली में चला जाता है। जिन्हू कहता है ये तो मेरी गली है, मैं तो वाकई में टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ गया। और साथ ही टाइमर चलना शुरू हो जाता है। उसको 3 घंटे के बाद दोबारा ये स्किल एक्टिवेट हो सकता है। जिन्हू अपने शैडो सोल्जर्स में से काइजल यानी कि ड्रैगन को बाहर बुलाता है और उसके ऊपर बैठकर उड़ते हुए सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन हंटर्स एसोसिएशन की बिल्डिंग का होता है जहाँ पर मिस्टर वू जिन जापान वालों की तरफ से दिए हुए डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ पर उनकी तरफ से भेजी गई सारी वीडियोस हैं जो कि सैटेलाइट से ली गई हैं। चेयरमैन गोगा नहीं कहते हैं इसका मतलब जापान वाले बिल्कुल ठीक कह रहे थे
तीनों बार जब साउथ कोरिया वालों ने वहाँ पर रेड करने की कोशिश की थी, सारी चीटियां अपनी टनल से बाहर निकल आई थी, सिवाय उनकी क्वीन और उसके गार्ड्स के। मिस्टर जिनवो से कहते हैं, तीनों बार हम जब वहाँ पर पहुँचे थे, तीनों बार चींटियों की शेप चेंज थी, इसका मतलब वो इवॉल्व कर रही है, लेकिन हर बार उनका लाइफ स्पैन सिर्फ 1 ही साल का रहता है। चेयरमैन मिस्टर वूजिन से पूछते हैं, कितने % चांस है कि वो सारी चींटियां वापस टनल में आ जाएं, इससे पहले कि उनकी क्वीन को मारा जाए। मिस्टर वूजिन कहते हैं, जापान वालों ने कहा है कि वो सिग्नल जैमिंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चींटियां एक दूसरे के साथ सिग्नल से बात करती हैं, इसलिए वो ऐसे मैजिक का इस्तेमाल करेंगे जिससे उनकी कम्युनिकेशन ठप हो जाएगी। गोगानी कहते हैं, तो इसका मतलब हमें सिर्फ क्वीन और उसके गार्ड्स का ही सामना करना पड़ेगा। उसी वक्त चेयरमैन गोगानी को कुछ अजीब महसूस होता है, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी। मिस्टर वूजिन कहते हैं, क्या हुआ, आपको कुछ महसूस हुआ? चेयरमैन उसे कहते हैं, क्या तुम्हें एनर्जी महसूस नहीं हुई? चेयरमैन कहते हैं, मुझे अभी भी कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस हुई, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर है। साथ ही वो मिस्टर वूजिन से पूछते हैं, क्या तुम्हें अभी तक मिस्टर संग जिन वू मिले या नहीं? मिस्टर वूजिन कहते हैं, नहीं, अभी तक हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में यूनहो मिन बियांगो के साथ बैठे होते हैं। मिन बियांगो भी एक एस रैंक का हंटर है जो कि रिटायर हो चुका है। यूनहो उसे कहते हैं, क्या तुमने अभी भी महसूस किया? बियांगो उसे कहता है, हाँ, हालांकि मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन मेरा रैंक अभी भी एस है, मैं भी महसूस कर सकता हूँ, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। बियांगो उसे कहता है, हो सकता है चोई चांग और चाइन आपस में फाइट कर रहे हो, तुम्हें पता है वो हमेशा अपनी शेर को लेकर फाइट करते रहते हैं, वो दोनों वहाँ पर बैठकर पी रहे होते हैं। बियांगो उसे कहता है, यूनहो थोड़ा सा चीयर भी कर लिया करो, हमेशा इसी तरह करते रहोगे तो बहुत जल्दी बुढ़े हो जाओगे। बियांगो यूनहो से कहता है, क्या तुम्हें एक जोक सुनना है? यूनहो से कहता है, नहीं, मुझे जोक नहीं सुनना। यूनहो बियांगो की तरफ देखता है और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, ये पहला एस रैंक का हंटर है जो कि इतना ज्यादा यंग होने के बावजूद रिटायर हो गया है। ये ना सिर्फ अभी जवान है, बल्कि ना तो कहीं से जख्मी है और इससे कुछ भी नहीं हुआ, ये अपने आप ही रिटायर हो गया। पता नहीं इसने क्या सोच के अपने आप को रिटायर करने की सोची। हालांकि एस रैंक के हंटर्स बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि जो पैदाइशी तौर पर बहुत ज्यादा अमीर है। बियांगो यूनहो से कहता है, क्या तुम वाकई में जेजुका आइलैंड की रेड पर जाना चाहते हो? यूनहो से कहता है, हाँ बिल्कुल मैं जाना चाहता हूँ। बियांगो से कहता है, लास्ट टाइम की रेड में तुम्हें याद है ओनसुक कैसे मारा गया था, वो भी उन चींटियों के हाथों, क्या तुम भी वापस वहीं पर जाना चाहते हो? यूनहो से कहता है, मैं इसीलिए तो वहाँ पर जाना चाहता हूँ, अगर हमने चींटियों को इसी तरह छोड़ दिया तो उनके पर निकल रहे हैं, वो बहुत जल्दी कोरिया पहुँच जाएंगे और सारे लोग मारे जाएंगे। बियांगो से कहता है, तुम अपने देश से इतना प्यार कब से करने लगे? यूनहो से कहता है, मैं तो बस एक बहाना ढूंढ रहा हूँ, मुझे वैसे भी जो करना ही करना है। बियांगो से कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, अगर तुम मुझे यहाँ पर कन्विंस करने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। यूनहो से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हें आखिरी बार देखने के लिए आया हूँ, वहाँ पर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा तुम्हें कभी देख पाऊंगा या नहीं। बियांगो यूनहो से कहता है, मैंने अपने टीचिंग के कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, मुझे बहुत जल्दी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मैं एक पब्लिक सर्वेंट बनने वाला हूँ। क्या तुमने यूजिन आर्किटेक्चर्स के बारे में सुना है? वो लोग भी अपना गिल्ड बनाने वाले हैं, उन्होंने मुझे कॉल की थी, वो चाहते हैं कि मैं उनके गिल्ड का मास्टर बन जाऊं। जब से मैंने अपनी रिटायरमेंट का फैसला किया है, न सिर्फ यूजिन आर्किटेक्चर्स बल्कि और भी बहुत सारे गिल्ड्स वालों ने मुझसे राब्ता किया है कि मैं उनके गिल्ड्स को ज्वाइन कर लूं। लेकिन तुम्हें एक बात बताओ, मुझे ऐसी जगह पर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं जहाँ पर ब्लडशेड हो, इसलिए मैं टीचिंग का कोर्स कंप्लीट करना चाहता हूँ। जैसे मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा मैं एक टीचर बन जाऊंगा, मैं कोरियन हिस्ट्री पढ़ाया करूंगा। यूनहो से कहता है, तुम बहुत ज्यादा वियर्ड हो, तुम्हें हिस्ट्री क्यों पढ़ानी है? बियांगो से कहता है, मुझे हमेशा से हिस्टोरिकल ड्रामास बहुत ज्यादा पसंद रहे हैं, मुझे लगता है कि वार्स को सिर्फ किताबों के अंदर ही रहना चाहिए। फिर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और साथ साथ पी रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन्हो अपनी मॉम के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वो खिड़की से अंदर दाखिल होता है। जिन्हो अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, अगर मैंने यहाँ पर सब कुछ खराब कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मेरी मॉम हॉली वाटर ऑफ लाइफ को मुकम्मल तौर पर पी सकेंगी या नहीं, लेकिन अगर वो इसको पी लेती हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मेरी मॉम ठीक हो जाएंगी। लेकिन साथ ही जिन्हो कहता है, मैंने अपने सिस्टम के जरिए से बहुत सारे मौजज़ात होते हुए देखे हैं, ऐसे ऐसे मिराकल्स देखे हैं जैसे मुमकिन ही नहीं, लोग तो मेरी स्टोरीज पर यकीन भी नहीं करेंगे, ये सिस्टम की पावर है। जिन्हो कहता है, इस सिस्टम की वजह से मेरे जैसा एक ई रैंक का हंटर जिसे वीकेस्ट हंटर कहा जाता था, वो भी अब एस रैंक का हंटर बन चुका है। मुझे सिस्टम पर एक बार और भरोसा करना होगा। साथ ही वो ढक्कन खोलता है और होली वाटर ऑफ लाइफ को अपनी मॉम के मुंह से लगा देता है और सारी की सॉरी बोतल अपनी मॉम को पिला देता है। उसी वक्त वो अपनी मॉम की गर्दन में देखता है तो एक जलने का निशान होता है। जिन्हो कहता है, जब मैं छोटा था मैं अपनी मॉम के बालों को धोना चाहता था। जिन्हो ने गर्म पानी के साथ अपनी मॉम की गर्दन जला दी थी, लेकिन उसकी मॉम जिन्हो से कहती है, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? जिन्हो वहीं पर खड़ा रो रहा होता है। जिन्हो कहता है, गलती मेरी थी, लेकिन मेरी मॉम ने मुझसे पूछा क्या मैं ठीक हूँ या नहीं। जिन्हो अभी भी अपनी मॉम की तरफ देख रहा होता है और कहता है, मेरी मॉम का कलर तो नॉर्मल होता जा रहा है, लेकिन ये अभी तक जाग क्यों नहीं रही?
जिनू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम प्लीज अपनी आंखें खोलो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हूँ। लेकिन काफी देर तक उसकी मॉम आंखें नहीं खोलती। जिनू उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है। जिनू अभी वहीं पर सर लटका कर बैठा होता है कि थोड़ी देर के बाद उसकी मॉम उठकर बैठ जाती है और उसे कहती है, क्या तुम जिनू हो? जिनू अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मॉम उसे कहती है, मैं कितने दिनों तक सो रही थी? जिनू अपनी मॉम से कहता है, आप 4 साल से सो रही थी। मॉम जिनू से कहती है, सिर्फ 4 साल और तुम कितने बड़े हो गए हो? जिना कैसी है, क्या वो ठीक है? जिनू के हाथ कांप रहे होते हैं। मॉम हंसते हुए जिनू से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अपना वादा पूरा किया, अपनी बहन का ख्याल रखा। मॉम जिनू का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है, मेरे बेटे तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल वक्त रहा होगा। मैं बीमार हो गई थी और तुम्हें अब अपनी बहन का ख्याल रखना पड़ा, वो भी अकेले। जिनू इसे सुनकर वहीं पर रोना शुरू कर देता है। उसी वक्त एक डॉक्टर मेन ऑफिस में जाता है और बड़े डॉक्टर से कहता है, हमारे पास एक इंटरनल स्लम्बर का पेशेंट था जो कि जाग गया है। डॉक्टर के पास उनका बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आज तक दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई भी इंटरनल स्लम्बर का पेशेंट जागा नहीं। डॉक्टर बड़े डॉक्टर से कहता है, उस पेशेंट का गार्डियन जी चाहता है कि हम पेशेंट को जल्दी से रिलीज कर दें, वो उसे घर ले जाना चाहता है। अब हमें बताएं हमें क्या करना है। मेन डॉक्टर उसे कहते हैं, लेकिन 4 साल तक वो पेशेंट सो रहा था, वो भी तो अपने पैरों पर चल भी नहीं पाएगा, उसे अभी हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। डॉक्टर उसे कहते हैं, लेकिन पेशेंट तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, वो तो चल फिर रहा है, उसे देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो 4 साल तक सो रहा था। बड़े डॉक्टर ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, वो पेशेंट 4 साल तक सो रहा था और उसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, ये कैसा हो सकता है? लेकिन जो भी हो, हम उस पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, हमें पहले हायर अप्स को बताना होगा। डॉक्टर चीफ से कहते हैं, मैंने गार्डियन को इस बारे में बताया था, लेकिन वो गार्डियन जो है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। छोटे डॉक्टर आगे बढ़ते हैं और मेन डॉक्टर से कहते हैं, क्या आपने सुना है अभी कुछ दिन पहले अनाउंस किया गया था साउथ कोरिया के 10वें एस रैंक के हंटर के बारे में? ये वही लड़का है, इसका नाम सन जिन वू है और वो उसकी मॉम है। डॉक्टर एस रैंक के हंटर का सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, अच्छा वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उसे अभी डिस्चार्ज कर दो, उसे यहाँ पर रखने की कोई भी जरूरत नहीं। जिनू जिना को भी लेकर आ जाता है और अपनी मॉम से मिलवाता है। मॉम जिना की तरफ देखती है और कहती है, तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो, पहले तो छोटी सी हुआ करती थी। जिना अपनी मॉम को देखकर रोना शुरू कर देती है और भागती हुई जाकर मॉम से लिपट जाती है। जिनू अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, मेरी एफर्ट्स बिल्कुल भी जाया नहीं गई, मैंने जितना भी काम किया है मुझे लगता है कि मुझे उसका रिवार्ड मिल गया है। फिर जिनू बाहर जाकर बेंच पर बैठ जाता है और अपना मोबाइल निकालकर न्यूज देखता है। जिनू कहता है, जब मैं डीमन कासल में गया था तब मैंने अपना फोन ऑफ कर दिया था, यहाँ पर तो बहुत सारी मिस कॉल्स लगी हुई हैं और साथ में एक न्यूज भी होती है जिसमें उन्होंने रात के वक्त काइजन की एक पिक्चर ली होती है। जिनू कहता है, ये तो हर एक चीज को न्यूज बना देती है, इनको लगता है शायद कोई मॉन्स्टर है। उसी वक्त जिनू को फिर से कॉल आती है। जिनू कॉल अटेंड कर लेता है। चेयरमैन गोगानी उसे कहते हैं, मैं गोगानी बोल रहा हूँ। जिनू हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसी क्या बात होगी, आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? चेयरमैन जिनू से कहते हैं, तुमने अभी तक न्यूज में देख लिया होगा। जिनू को लगता है शायद काइजल की बात हो रही है। जिनू चेयरमैन से कहता है, ठीक है मैंने न्यूज देख ली है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है शायद तुमने अभी तक न्यूज नहीं देखी। जिनू चेयरमैन से कहता है, मैं कुछ अर्सा के लिए यहाँ पर नहीं था, मुझे बताएं क्या हुआ है। चेयरमैन जिनू से कहते हैं, अगर तुमने न्यूज नहीं देखी तो ठीक है, मुझे टाइम दे दो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जिनू उनसे कहता है, नहीं आप रहने दे, मैं आपके पास आता हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 49 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था चेयरमैन गोगानी जिन्नू को कॉल करते हैं और कहते हैं, क्या तुमने न्यूज के बारे में सुना है? जिन्नू को कुछ भी नहीं पता होता। जिन्नू उनसे कहता है, ठीक है मैं आपसे मिलने के लिए आता हूँ। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का होता है। जिन्नू चेयरमैन गोगानी से मिलने के लिए जाता है। चेयरमैन जिन्नू को सारी बात के बारे में बताते हैं और कहते हैं, 4 दिन के बाद हम जेजू आइलैंड जाने वाले हैं, क्या तुम हमारी रेड का हिस्सा बनना चाहोगे? हमारी टीम में इस वक्त 16 एस रैंक के हंटर्स हैं, लेकिन हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, क्या तुम हमारे साथ शामिल होना चाहोगे? जिन्नू कहता है, जेजू आइलैंड पर सारे एस रैंक के मॉन्स्टर्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। वैसे तो इस डील को मना करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर लेवल अप हो सकता हूँ। लेकिन साथ ही जिन्नू को अपनी मॉम की याद आती है। जिन्नू कहता है, मुझे अपनी मॉम का ध्यान रखना है, अभी अभी तो वो नींद से जागी है। उसी वक्त जिन्नू को एक पावरफुल मैजिकल एनर्जी महसूस होती है और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।